अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बखैरियत होंगे, आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और हमें देख के आपके दिन को 4 चांद लग गए होंगे इस सूरज की तमाज़त के बावजूद। ये सूरज जो है ना, जितना गुस्सा है मैं आपको बताऊं, ये अशफाक सिर्फ से मुझे लगता है कराची में इस वक्त अगर आप इस्लामाबाद का टेम्परेचर देख लें तो इस्लामाबाद वाले बारिश को एंजॉय करें, वहाँ पे हो रही है बारिश। लाहौर में भी आज सारा दिन बादल भी रहेंगे, बारिश भी होगी और आने वाले दिनों में भी बारिश है। जनाब सब जगह मौसम अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कराची में और प्रेडिक्शंस हमने गुज़िश्ता रोज़ भी आपके सामने रखी थी कि पारा मजीद ऊपर जा सकता है। कुछ वजूहात पे भी बात की थी कि जनाब बिल्डिंग्स ऐसी बनी हुई हैं कि उसकी वजह से हवाई डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि एक तो जब डिप्रेशन बनता है तो समंदर की हवाएं रुक जाती हैं, ऊपर से जब हवाएं चल रही होती हैं तो इमारतों की वजह से रुक जाती हैं। तो बहरहाल बहुत से मसाले हैं। आपने तो सुबह वॉक भी की है सी व्यू पे। सी व्यू पे सुबह आप देखते हैं बादल बन रहे होते हैं, बादल बन रहे होते हैं लेकिन जा रहे होते हैं कहीं। जी वहाँ से इजाजत लेके जा रहे होते हैं, कहते हैं बनेंगे यहाँ, बरसेंगे कहीं और, बरसेंगे कहीं और। मतलब जैसे पहले पाकिस्तान में जब जॉब क्रिएशन के हवाले से इश्यूज होते थे तो आपको याद होगा कि नौजवान यहाँ से इल्म हासिल करते थे और उसके बाद जो हमारा टैलेंट होता था वो रुखसत हो जाता था बैरून मुल्क, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ पर उनकी कदर बिल्कुल ब्रेन ड्रेन हमने देखा ना कितना यहाँ पर होता है। लेकिन मसला ये कि अगर यहाँ पे कराची में बारिश हो भी जाए और वैसे बारिश जैसे लाहौर या फिर इस्लामाबाद में मुसलसल होती है, अगर कराची में वैसे बारिश हो तो फिर जो सूरत हाल होती है वो आपके सामने है, क्योंकि ये शहर डिजाइन ही नहीं किया गया जी बारिशों के लिए। जी मास्टर प्लान के हवाले से काफी सवाल आते हैं। दूसरा मदिया, इम्तिहानात होने जा रहे हैं, कब हो रहे हैं इम्तिहान जी? बिल्कुल जी, इम्तिहानात पहले जो टाइम था वो तो था कि जी 25 जून को होंगे। बच्चों ने मैसेजेस कर करके, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कि जी प्लीज हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पेपर्स हो गए, तुम्हारी करियर खराब हो जाएगा। लेकिन अब आपके पास टाइम है, आप 10 जुलाई तक आपके पेपर्स होंगे, लेकिन खुदा के लिए तैयारी करें क्योंकि इलेक्टिव पेपर्स होंगे और मैथ्स का पेपर होगा। प्लीज चलें जी, इस वक्त ख्वातीन टिकटॉक पे टाइम ज़ाया नहीं करना। पाकिस्तान के मायारी वक्त के मुताबिक 9:00 हो चुके हैं और मदिया नकवी से हेडलाइंस। इम्तिहान का ऐलान हो गया, तलबा तैयारी कर लें। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद होंगे, 9वीं और 11वीं की बारी बाद में आएगी। पाकिस्तान में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन पाक पे के मुताबिक जुलाई में वैक्सीन की 30 लाख डोज की तैयारी मुतवक्के है। पाकिस्तानी बैडमिंटन खिलाड़ी की शानदार कारकर्दगी, इंटरनेशनल रैंकिंग में जगह बना ली। माहूर शहजाद होंगी आज बाखबर सवेरा की मेहमान। जी कैसे जनाब वो जल भुज गई, वो लैम्बोर्गिनी उसकी और आज का प्रोग्राम है लैम्बोर्गिनी के इस्तेमाल के बारे में, यानी कि उसको तेज रफ्तार तरीन गाड़ी को आप चलाने के लिए अलावा उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं और उसको किस किस कामों के लिए, आप किन किन कामों के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में आपने अक्सर देखा है कि वो लोग, जब कुछ लोग तो इस्तेमाल करते हैं, जो लैम्बोर्गिनी में बारात आ रही है, लैम्बोर्गिनी में प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और अपग्रेड कर लेते हैं, शशके बढ़ा लेते हैं, क्योंकि देखें आपको पता है ये जो सीजन है ये आम का सीजन, आम फलों का बादशाह, तो बादशाह के भी बड़े शशके हैं। दुबई में, मतलब पाकिस्तान में तो बेहतरीन आम मिल जाते हैं, दुबई में वैसे इतने बेहतरीन आम नहीं मिलते, लेकिन जहाँ अच्छे आम मिलते हैं तो उनकी डिलीवरी बड़ी कमाल है। हाँ जी, और बिल्कुल जनाब, लैम्बोर्गिनी के जरिए आम डिलीवर किए जाते हैं और उसके अंदर जी 3 बॉक्स आपको लेने होंगे। 3 बॉक्स जब लेंगे तो उसके बाद एक लैम्बोर्गिनी आएगी और आपके घर पर उनको डिलीवर करके चली जाएगी। तो कौन कर रहा है ये काम मदिया? बिल्कुल जनाब, ये बेसिकली जो मुहिम शुरू हुई है ये अपने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए दुबई में बेसिकली एक पाकिस्तानी मार्केट की जानिब से मैंगो लैम्बोर्गिनी यानी लैम्बोर्गिनी में आम की मार्केट की मुहिम शुरू की गई है और सार्फिन बड़े आराम से आम का ऑर्डर देकर कम अज कम, जैसे भी अशफाक ने भी आपको बताया कि आपको कम से कम 3 डब्बे, एक डब्बे पे वो कहेंगे प्लीज नहीं, अपनी औकात में रहे, खुदा के लेके जाए, लेकिन 3 डब्बे अगर आप आम के ऑर्डर करेंगे तो फिर ये जो लैम्बोर्गिनी है ये आपको घर तक जो है डिलीवर करेगी आम, और थोड़े से ज्यादा पैसे अगर आप दे दें, यानी कि 150 दिरहम, तो आपको छूटे छूटे भी दिला देगी है। बिल्कुल, आप बैठेंगे, थोड़ी सी सैर सूर करेंगे, पूरे मोहल्ले वालों को, अपने जानने वालों को बताएंगे कि ओके ये टाइम है, इस टाइम पे मुझे देखना, मैं यहाँ पर जनाब नजर आऊंगा आपको, और आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि मैं लैम्बोर्गिनी में हूँ। और आपको पता है ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है और इसी मुहिम की वजह से लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो इनकी आमों की जो फरोख्त है वो दुगनी भी हुई थी, और इस साल भी इसी मुहिम की वजह से इनको काफी ज्यादा ऑर्डर्स मिले हैं। बिल्कुल, और इसी पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपरमार्केट यूएई के मैनेजिंग डायरेक्टर जहजेब यासीन हमारे साथ मौजूद हैं।
जाजेब बताइएगा ज़रा कि भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, पिछले साल भी हमने देखा कि लोग बड़े इससे मतलब मुतासिर हुए, उन्होंने कहा यार ये बड़ा अच्छा चक्कर है कि एक तो आम पहुंचेंगे, टोर भी बनेगी हमारी, और जनाब मोहल्ले वाले भी देखेंगे कि जनाब लैम्बोर्गिनी में आम ये लोग मंगवा रहे हैं, तो ये तो बड़े मतलब शशके हैं इनके। तो ये आइडिया कैसे आया जहन में? तो ये आइडिया बेसिकली आया था लास्ट ईयर। आपको पता है कि लॉकडाउन में कि दुबई में सब लाइक आपको अलाउड नहीं था बेसिकली बाहर निकलना, और आपको पता है घरों में बच्चे होते हैं और उन पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है उन बच्चों को घरों में महदूद रखना। तो ये आइडिया बेसिकली आया था, हमारे भी घर पे बच्चे होते हैं तो हमने कहा था क्यों ना हमको खुशी फैलाने के लिए हम करते हैं कि एक्चुअली लास्ट ईयर तो हमने सिर्फ 1 to 2 बॉक्सेस रखे थे हमने, and we started for 1 day and then inshallah इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि we had to continue it for two months. वाओ, ओके सही। अच्छा, जहाँ से भी बताएगा ये लैम्बोर्गिनीज कितने रंग के, भी तो हमने हरे रंग की लैम्बोर्गिनी देखी है, तो इसके अलावा और कितनी ऐसी लैम्बोर्गिनीज हैं जो कि आपकी मुहिम के तहत जो दुबई में चक्कर काट रही हैं, लोगों के घरों में आम पहुंचा रही हैं? साथ में भी बता दीजिए ये आम के एक डब्बे की प्राइस क्या है, ताकि हम भी अभी अपने रिश्तेदारों को कह देंगे कितने पैसे साइड पे कर दें। ये एक तो पहली चीज कि लैम्बोर्गिनी लास्ट ईयर हमारे पास ग्रीन रंग की थी, तो हमारे पास डिमांड बहुत आई कि चलो अभी हमने लास्ट ईयर ग्रीन इसलिए रखा था कि वी एक्चुअली वांटेड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान कि पूरी दुनिया में इतनी लग्जरी सर्विस आपको और कहीं नहीं मिलेगी सिवाय दुबई में, वो भी पाकिस्तानी मैंगो जो डिजर्व करते हैं इतनी एक रॉयल्टी, इतनी रिस्पेक्ट। तो हमने कहा था इसलिए हम ग्रीन लैम्बोर्गिनी रखते हैं, और इस साल हमने रखी है येलो लैम्बोर्गिनी। येलो फिर क्योंकि कि लोग बोर ना हो जाए, सो भी कि लोगों का इंटरेस्ट है एक बरकरार रखने के लिए, तो इस दफा हमने उसका सिर्फ रंग हमने बदली कर दिया। हर किस्म का आम जहाँजेब आपके पास है, सिंधड़ी है, अनवर टोल है, कौन कौन से आम है, पाकिस्तान के कौन कौन से एरिया से आपके पास आम आए हुए हैं? बिल्कुल, तो बेसिकली कि यहाँ पे वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाकिस्तानी मैंगोज इन यूएई बाय ईयर। ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली पाकिस्तान में सारी वैरायटीज जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल होती है वो सारी हमारे पास यहाँ पर है। ओके। तो बेसिकली यहाँ पर आपको वही सेम पाकिस्तानी मैंगोज मिलेंगे जो कि पाकिस्तान में होते हैं, और सिंधड़ी है, अनवर टोल है, दशहरी है। सबसे ज्यादा महंगा कौन सा होता है? और रेट्स के हिसाब से सबसे महंगा कौन? सेम रेट्स होते हैं, डिफरेंट रखते हैं रेट्स? रेट्स में सिर्फ 5 से 10 दिरहम का होता है फर्क। मैक्सिमम जैसे सिंधड़ी बेसिकली 50 दिरहम का होता है, और अनवर टोल 60 दिरहम का होता है। मदिया जल्दी से कैलकुलेटर निकालते हैं, पर करें ना कैलकुलेट। मुझे अभी ये भी देखना पड़ेगा कि देर में की क्या प्राइस चल रही है। लेकिन मुझे ये बताए साथ में क्या टाइमिंग्स है, क्या मखसूस औकात कार है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग जो भी देख रहे हैं वो भी ऑर्डर भी करेंगे, क्योंकि स्पेशली जो डील दी गई ना कि 150 दिरहम में ही उनको चूटे भी मिल सकते हैं यहाँ पे, तो बता दीजिए इसके बारे में कुछ। डेफिनेटली अभी जूटों का ये बेसिकली हम ना बच्चों को जूटे देते हैं, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कि जो भी मांगता है वी एक्चुअली गिव देम, और हम तब तक नहीं जाते जब तक वो बोलते हैं बेटा हम खुश हो गए अभी आप जाए। अच्छा, जब तक बच्चे नहीं बोलते अंकल वी आर पर पर्सन है या पर फैमिली है, ये भी बता दीजिए। ये एक फैमिली में बेशक 6 अफराद है, 10 अफराद है, मुश्किल नहीं हम हाजिर हैं। अच्छा, बस तो जाजेब बस क्या है कि हमने उनको खुश करना है कि ये मकसद है हमारा। तो जाजेब आप फर्ज करें कहीं पे आम लेके पहुंचे, तो 150 दिरहम उन्होंने दे दिया, उसके बाद वो कह रहे हैं अब हमें यहाँ ड्रॉप कर दो, यहाँ से हमें पिक कर लो, यहाँ से थोड़ा सा सौदा लेने दो, फिर उसके बाद घर छोड़ दो, तब हम खुश होंगे, फिर क्या करेंगे? अच्छा, तो फिर उनको हौसला देते हैं फिर कहेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 2, 150 मल्टीप्लाई बाय 3। हमने स्पिनिश ब्रेड लेते हुए जानी है, चले रुक जाए यहाँ से। चले जी, बहुत शुक्रिया जी, जाज़ेब हमारे साथ मौजूद है। बड़ा ब्रिलियंट किस्म का आइडिया है, वो भी हमारी पाकिस्तानी भाई की जानिब से, कि आम भी हो जाएंगे, शशके भी हो जाएंगे, मजा भी अलहदा है, और झूलों की बात। और ये सर्विस यहाँ पर अगर शुरू की जाए मदिया, तो आपके ख्याल में कौन सी गाड़ी जो है वो ले जाने की सलाहियत और अहलियत रखती होगी? अगर ये अच्छा, ये लैम्बोर्गिनी तो यहाँ पर मुझे लगता है कि साइड एरिया में ही कहीं पाई जाएगी। कीपिंग इन माइंड हमारे लोगों का यहाँ पे जो शौक है, और लोग कितना एंजॉय करते हैं, ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से हाइक्स करा ले। लैम्बोर्गिनी नहीं कभी इसका। तो बहरहाल जनाब, बड़ी अच्छी बात है कि ये चल रहा है वहाँ पर सिलसिला। हम यहाँ से बैठ के देख ही सकते हैं, सड़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय आप करनी होंगी, मैं यहाँ से देख के सड़ रहा हूँ बेसिकली। नहीं मत जला करें, देखिए हसद का कोई इलाज नहीं है।
तो हसद बहुत बुरी है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और तरह तलबा के मसले मसाइल के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि तलबा पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो कह रहे थे जी हमारे पेपर्स जो हैं ये डिले किए जाए, अगर पेपर्स डिले नहीं किए गए तो हमारे नंबर्स कम आएंगे, हमारे ग्रेड्स कम आएंगे तो भी जनाब हमारा पूरा का पूरा फ्यूचर दाव पे लग जाएगा। बिल्कुल फ्यूचर दाव पे इसलिए लग जाएगा क्योंकि जाहिर है कि कई तलबा ऐसे हैं जिनका टेक्निकल एजुकेशन से जिनका ताल्लुक है और वो जाहिर है कि वहाँ पर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे इन्हिसार होता है, तो उनकी तालीम बहुत ज़्यादा मुतासिर है। फिर आप सोचें कि पाकिस्तान में मसाइल कितने हैं। मसाइल है जनाब, ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जाती है, उसकी एक्सेस और उसकी रीच बहुत कम है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज, बिजली के बहरान पे हम बात ही नहीं करते कि जनाब बिजली का जो बहरान है या मुल्क भर में जो लोड शेडिंग होती है वो कितना इम्पैक्ट देती है। यानी कि यहाँ पर मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आप अपने घर पे, मेरी साइड पे बिजली, आपके घर पे बिजली नहीं है, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स का ये मुतालबा था कि जनाब पर्चों को आप मुलतवी कर दें ताकि हमारे भी थोड़ा सा दिल में सुकून है। लेकिन वैसे एक अब अशफाक देखें, आप मैंने मैट्रिक अगर किया है, आपने अगर ओ लेवल, जे लेवल जो भी किया हुआ है, तो उसमें होता ये कि जो पेरेंट्स बच्चों को अलग ट्यूशंस भी दिलाते हैं, आपका अकेडमी सिस्टम भी होता है जो कि अभी भी जारी सारी रहा है। माँ बाप अभी भी बच्चों की ऑनलाइन स्कूल के पैसे भी भरते रहे हैं और ट्यूशंस की जिससे बच्चे इन पर्सन भी जाते हैं, माँ बाप उनके भी पैसे देते रहे। तो माँ बाप का भी है कि भाई जल्द से जल्द पेपर हो, क्योंकि उनकी पॉकेट पे भी काफी ज्यादा जो है वो बोझ पड़ा है। खैर अभी बात यह है कि जनाब की मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो इम्तिहानात हैं ये होंगे तो जरूर। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने इस हवाले से खबर भी सुना दी, ट्वीट भी कर दी, और वफाकी वजीर तालीम ये कहते हैं कि 9वीं और 10वीं जमातों के सिर्फ इख्तियारी इलेक्टिव यानी कि और रियाजी के पर्चे यानी कि मैथ्स के पर्चे लिए जाएंगे, और 11वीं और 12वीं जमातों के सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे होंगे। वजीर तालीम ने मजीद कहा कि तालीमी बोर्ड्स को कहा गया है कि इम्तिहानात 24 जून के बजाय 10 जुलाई के बाद शुरू किए जाएं। मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव्स में लिया जाएगा उन मज़ामीन में जो बच्चों ने चूज़ किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सब के लिए यकसा है उसका भी इम्तिहान होगा। यानी कि 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 1ली से 8वीं जमात के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इम्तिहानात लिए बगैर अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया है। और वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर इफ्तिखार गिलानी ने कहा है कि कोरोना में बच्चों को स्कूल बुलाना किसी तरह भी बेहतर नहीं है और ऑनलाइन सिस्टम इतना मौसर भी नहीं है। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर ये फैसला किया है कि क्लास 1 to 8, खाली 8 नहीं है, 1 to 8 के जो बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल जाना कोविड से बिल्कुल उनका वो ना स्कूल जा सके हैं ना क्लासेस ले चुके हैं, और ऑनलाइन सिस्टम जो है वो इतना एफिशिएंट है नहीं। इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग क़ाफ, उसके रहनुमा मोने सिलाही कहते हैं कि जल्दबाजी में रखे मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात फ़ायदा नहीं, घाटे की बात। कोरोना बहरान से मुतासरा तलबा बगैर रहनुमाई और पढ़ाई कैसे इम्तिहान देंगे। तो जनाब ये कंसर्न जिस पे हम बात कर रहे थे मदीहा, वो मौजूद है कि जाहिर है कि बच्चे पढ़ नहीं पाए। अच्छा मदीहा, वैसे आप जरा सोचें कि हम और आप इस सूरत हाल से गुजर रहे होते, देखिए क्लास का एक पूरा एक वो कहते हैं ना कि एक वाइब होती है, एक डेकोरम होता है, वहाँ पर आप जो है वो बैठ के सुनते हैं यकसू होके। यहाँ पर जनाब वहाँ से कोई आपका एक भाई आके कर घूम के जा रहा है, कोई मतलब आपका इंटरेस्ट जो है वो इधर उधर जाता है, किसी ने टीवी चलाया हो तब आपकी तवज्जो मुतासिर, और दूसरा वो एक प्रेशर भी नहीं होता ना कि आपने पढ़ना है और इस तरीके से। तो सीखने का अमल काफी इससे जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। देखिए ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया जहान में ऑनलाइन ही हमने देखा है कि क्लासेस भी हुई हैं, और समहाउ हम अगर टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो थोड़ा इतना लैग करते हैं कि हम थोड़ा पीछे हैं। तो हमें अल्लाह ना करे हम वैसे काफी, आपने बात बिल्कुल सही की है जी। अभी आपको बताएं कि हम जब वक्त सियासत के वाले से बात करते हैं तो जैसे जैसे वक्त बदलता है टेक्नोलॉजी भी बदलती है, जब वक्त बदलता है तो सियासत बदलते हैं, बिल्कुल जी बदलते हैं। हाँ, लेकिन ओए जब बयानात बहुत ज्यादा बदलते हैं ना तो फिर उसको कहते हैं सियासत। अपने मफाद की हो तो बात हो तो हुकूमत या फिर ऑपोजिशन हो, हमने देखा है कि सब एक साथ खड़े होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता दिनों सूबाई असेंबलियों के मेंबरान को रिटायरमेंट के बाद भी सहूलतें और बरात देने से मुतालिक जो करारदाद थी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी, ऐसी करारदाद थी जो कि तमाम अरकान असम्बली के लिए बेहतर थी, फायदेमंद थी, सबने हाथ उठा लिए। बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। तो बात ये है कि जनाब वाह 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 सपोर्ट
पूरा सैल्यूट करते हैं। साथ में उनको आपके ये भी लिए था, तालियां। वो जो ब्लू पासपोर्ट मिलते हैं ना, ऑफिशियल पासपोर्ट जिसको हम डिप्लोमेटिक जी, जी। पासपोर्ट भी कहते हैं, उसके भी ख्वाहिशमंद थे। और ओए हमने होए देखा होए। कि जो करारदाद वैसे जो पेश की गई थी वो तो पेश की गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली रुकन असेंबली नेकत औरंगज़ई ने। और आपको याद होगा रहमान मलिक साहब जब वजीर दाखिला थे तो उन्होंने बहुत से लोगों को ब्लू पासपोर्ट दिलवाए थे जिनका ताल्लुक भले डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से हो या ना हो। तो बहुत से लोगों के पास जो है वो नाम सुनने में आए थे। अखबार पढ़ेंगे पिछले जमाने के तो आपको आइडिया होगा कि किन किन लोगों के पास ब्लू पासपोर्ट था। बिल्कुल जी। और गुज़िश्ता रोज़ तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शौकत यूसुफजई की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने खूब शोर शराबा किया, स्पीकर अरकान को खामोश भी कराते रहे लेकिन नाकाम रहे। और ये जो इजलास है ये 10 मिनट के लिए मुलतवी भी करना पड़ा क्योंकि शोर इतना ज़्यादा हो रहा था। तो शौकत यूसुफजई और अपोजिशन अरकान के दरमियान हमने देखा कि वहाँ पे तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। क्या हुआ आपको भी दिखाते हैं। बड़ा मौजूद ज़बान है, शौकियातगार या कोई जलसगार नहीं है। आप आएँ और साथ सबूत लेकर आएँ कि जी यहाँ पे चोरी हुई है। अगर ये समझते हैं कि चीखें मारने से हमारी कोई बात हो जाएगी तो चीखें ना मारें। मैं जवाब दे रहा हूं ना, क्या बात है? ये तरीका नहीं है। इल्जाम लगा है, मेरा हक है मैं जवाब दूं, इनका हक है बात करें। ये कौन आ गया कि हमें कहते हैं कि जी आप ये बात ना करें? अक्सरियत हमारे पास है, आवाम ने हमें वोट दिया है। ये कौन होता है हमें बात करने से? कौन सी जमहूरियत है? तो जानता तुम्हारा सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, लग शर्म होगा। शौकत साहब बैठ जाएं, सेशन 10 मिनट के लिए एडजर्न करता हूँ। जी तो जनाब मदिया, वैसे आपके नज़दीक ख़ानदान का तस्वुर क्या है? खानदान का तस्वुर ये है कि आपके वालिदैन, आपकी बीवी, आपके बच्चे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में या जब देही इलाकों की बात की जाती है या जब किसी मुफाद की बात की जाती है, जब कुछ हासिल हो रहा होता है तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उन तक ये जो है वो समर जो हैं वो पहुँचें, ये फ़वाइद जो हैं वो पहुँचें। तो ख़ानदान की डेफिनेशन वहाँ पर डिफरेंट है। वहाँ पर खालू के बेटे, मामा के बेटे, चाचा के बेटे, ताया के बेटे, सब के सब जो है वो ख़ानदान की डेफिनेशन में आते तो हैं। मतलब जो मरात उनको मिल रही है, जो उनकी फैमिली को मरात वो चाहते हैं मिल रही है, उनको भी मिल खानदान के, ये बड़ी अजीब बात है। खैर इसी वाले से बात करेंगे। पेशावर में हमारे नुमाइंदे जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद है। जफर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल जो फड्डा हुआ है जिसमें शौकत यूसुफजई करारदाद पेश कर रहे थे, फड्डा शुरू हो गया, 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ गया, एग्जैक्टली हुआ क्या था कल? ये कल असल में सेहत के हवाले से निगत और रगज़ई का एक क्वेश्चन आया था जिसका जवाब महकमे सेहत ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा नहीं करवाया था और उसका जवाब आया था नॉट रिप्लाई। तो अब फिर इसके बाद जब निगत और रगज़ई को का क्वेश्चन आया और ये इसका जवाब उन्हें नहीं मिला था तो उस पर उसने पड्डा डाल दिया कि ये वज़ीर सेहत तैमूर सलीम जगड़ा, जिनके पास ख़जाना का इजाफी कलमदान भी है, तो उनका कहना था कि ये मेरे साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, मुझे मेरे सवालात ये नज़रअंदाज कर रहा है डिपार्टमेंट को कहकर, और इसकी सारी तवज्जो जो है वो असल में होती है महकमे ख़जाना पर और ये सेहत को नज़रअंदाज कर रहा है। हालांकि सूबाई असम्बली में हुकूमती अराकीन में 2 डॉक्टर ख़वातीन डॉक्टर भी है, सुमेरा शम्स और डॉक्टर आसिया, तो उनका कहना था कि इन दोनों में से किसी को सेहत का कलमदान दिया जाए। इस पर यह बहस शुरू हुई तो इस पर जो अवामी नेशनल पार्टी के जो रुकन है खुशदिल खान एडवोकेट, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर भी है, तो उन्होंने कहा कि कोरोना के हवाले से जो फंड्स आए हैं उसका ऑडिट कराया जाए, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि उसमें काफी ज्यादा बदनवानी हुई। और इसी पर जब बदनवानी का लफ्ज आया तो फिर अच्छा, वैसे जफर इकबाल, पहले तो ये है कि मदीहा भूल गई आपको कॉम्प्लीमेंट करना कि मैं तो समझा जनाब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और बड़ा अपने बिल्कुल अरकान असेंबली या किसी वजीर जैसा आपने माशाल्लाह जो है वो गेटअप किया हुआ है, बड़ा अच्छे लग रहे हैं सुबह सुबह और लगते वजीर, मतलब लगते वजीर हैं जी। मतलब तो बात ये कोई सियासत में हिस्सा लेने का इरादा तो नहीं? शलवार कमीज अच्छा, ऊपर एक वेस्टकोट पहना हुआ है। तो जफर मुझे ये बताएं, मतलब चले फड्डा तो वहां पर हो गया, लेकिन ये भी जिस खानदान की बात कर रहे थे कि जी जिन मरात के हवाले से बात कर रहे थे, ये कौन कौन सी मरात हैं जिन हवाले से अभी करारदाद भी मंजूर उन्होंने की है और साथ में और मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की है? जी बिल्कुल मुत्तफ़िका तौर पर जो करारदाद मंजूर की है। जी बिल्कुल मदिया, यहाँ पर तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मतलब हुकूमत और अपोजिशन के मुख्तलिफ इशूज़ पर मुख्तलिफ इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब बात असम्बली की आती है तो उस पर फिर इख्तलाफात नहीं होते। जैसे असम्बली बजट होता है वो नॉन डिबेटेबल होता है, उस पर कोई डिबेट नहीं की जाती, ना ही उस पर कोई कट मोशन लाई जाती है, तो वो ऐसे ही वन गो में वो पास हो जाता है। इसी तरह असम्बली मुलाजिमीन का जो इशू होता है, जो अगर ऐवान में वोट आया जाता है तो उस पर भी हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक पेज पर होती है। तो असम्बली के अंदर
تو یہ تو اسمبلی سیکریٹریٹ اور ملازمین کی بات ہے. اب جب اراکین کی بات آتی ہے تو اس میں کبھی کبھار جو ہے اس پہ تھوڑے سے اختلافات ہو جاتے ہیں. جیسے 2008 کی اسمبلی میں جب دوسرا تیسرا سیشن تھا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون رکن نور سحر جو کہ سوات سے تعلق رکھتی ہے وہ کڑی ہو گئی اور انہوں نے فوری طور پر مطالبہ کیا اسپیکر سے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائے. تو اس پر ایک ان کے اپنے ہی ساتھی رکن نے ان کو لقمہ دیا کہ نور سحر آپ عوامی خدمت کے لیے یہاں پر آئی ہو یا پیسے کمانے کے لیے. تو ان کا یہی کہنا, تو اس نے جو جواب دیا وہ کافی دلچسپ تھا. انہوں نے کہا کہ خالی پیٹ اور خالی جیب عوامی خدمت نہیں ہوتی. اچھا. چونکہ تو اس کے بعد ان کی تنخواہیں جو ہے وہ بڑھائی گئی. تو یہ ایک ہی اس پہ وہ ہوتا ہے. لیکن یہ بلو پاسپورٹ کا قصہ جو ہے یہ 2013 سے چلا آ رہا ہے. 2013 پرویز خٹک کی حکومت میں اسمبلی میں نگہت اورکزئی نے یہ قرارداد پاس کی تھی اور یہ متفقہ ہوئی تھی. تو اس پر صوبائی حکومت نے پھر یہ قرارداد وفاقی حکومت کو بھجوا دی. محکمہ داخلہ نے تمام اراکین کو بلو پاسپورٹ جاری کر دیے ہیں. لیکن یہ 5 سال کے لیے ہیں اور صرف اراکین کے لیے ہے. جو سٹنگ اراکین ہے ان کو 5 سال کے لیے بلو پاسپورٹ جب تک وہ اراکین اسمبلی ہوں گے ان کے پاس ہوگا. اب جو یہ قرارداد نگہت اورکزئی لے کے آئی ہے اس میں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے رکن کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی, مطلب کہ صرف اگر کوئی میل ممبر ہے تو اس کی وائف اور جو فیمیل ممبر ہے اس کے ہسبینڈ کو بھی بلو پاسپورٹ دیا جائے تاکہ ان کو آنے جانے میں دونوں ایک ساتھ سفر کر سکے. تو اس لیے یہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اضافی یہ قرارداد دسمبر سائیں کا بیٹا بھی سائیں جی سائی کا وہ بھی سائی تو بالکل. لیکن یہ قرارداد 2020 میں 11 دسمبر کو بھی اسمبلی میں پیش ہوئی تھی اور متفقہ طور پر منظور ہوئی تھی. اور اس میں یہ اضافہ اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ مطلب فیملی کو بھی جس طرح قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین. اچھا ایک اور چیز ظفر اقبال یہ مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر کوئی ایمبارگو ہوتا ہے, کوئی پابندی ہوتی ہے؟ اب مثال کے طور پر میں اور مدیہ سمجھیں کہ ایک اسمبلی میں 2 ارکان ہیں, ٹھیک ہے, ہم آج یہاں پر قرارداد پیش کرتے ہیں کہ اوکے جی مدیہ نقوی اور اشفاق اسحاق ستی کی تنخواہوں میں اضافے کا بل پیش کیا کرتا ہے. آل دوز ان دا فیور آف دا بل سے آئے تو ہم دونوں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں تو ہماری تنخواہوں میں اضافہ. یہ روز ہم کرتے رہیں گے, روز تنخواہیں بڑھتی رہیں گی, یا کوئی چیز کے اندر ہوتا ہے کہ پروسیس کے بھائی اتنے عرصے بعد آپ یہ بل پیش کر سکتے ہیں یا اتنے عرصے بعد آپ قرارداد پیش کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. قرارداد جو ہے اس میں مختلف قراردادیں ہوتی ہیں. کچھ مینڈیٹری ہوتی ہیں کہ اس پہ مطلب کہ لازماً حکومت نے وہ کرنا ہوتا ہے. اب قرارداد اگر جو قرارداد اکثریت سے منظور ہو تو وہ صرف ایک ریکمنڈیشن ہوتی ہے حکومت کو, ایک تجویز ہوتی ہے کہ اس پر اگر حکومت چاہے عمل کرے, حکومت چاہے عمل نہ کرے. لیکن جو قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو تو وہ حکومت بائنڈنگ ہوتی ہے. اگر صوبائی حکومت کے حوالے سے ہو تو کیبنٹ فوری طور پر اس پر ڈیسیجن لیں گے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے اگر صوبائی حکومت کے حوالے سے ہو. لیکن اگر وہ فیڈرل کے ساتھ ہو تو پھر صوبائی حکومت فیڈرل کو وہ قرارداد کی کاپی فوری طور پر بھجوا دیتی ہے اور ان سے 2 مہینے کے اندر ٹائم مانگتی ہے کہ ان 2 مہینوں میں وہ اس کا ریپلائی دے کہ انہوں نے اس پر کیا ایکشن لیا ہے. تو اب یہ قرارداد جو پرسوں پاس ہوئی تھی یہ بھی مطلب محکمہ داخلہ کو بھجوا دی گئی ہے. صحیح, بہت شکریہ جی. ظفر اقبال ہمارے نمائندہ موجود تھے اور اشفاق ہے جو اپنے دل کی بات درمیان میں کرنے لگ جاتا ہے نا کہ یہ 2 بار اپنا ہاتھ کھڑا کر کے میں جاننا چاہ رہا تھا ہاتھ توڑ دیے جائیں گے, کاٹ دیے جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ there has to be an embargo, کوئی پابندی ہوگی کہ یہ نہیں ہے کہ اب جناب ہم دونوں فرض کریں رکن اسمبلی ہیں تو نہیں ہم روز آ کے ایک جو ہے وہ موشن اس کو بھیجیں کہ جناب یہ ہونا چاہیے, یا پھر ایک قرارداد پیش کریں یا کوئی بل پیش کریں کہ جی یہ ہونا چاہیے اور جناب ہماری تنخواہیں بڑھائیں, پھر داڑھی سے مونچھیں بڑھ جائیں, یعنی کہ ہماری تنخواہیں بڑھ کے اسمبلی کا ایک دن کا خرچہ کم ہو اور ہماری تنخواہیں زیادہ ہوں. تو بہرحال کچھ ہوگا اس کے اندر سلسلہ اور کچھ سوچا جاتا ہوگا. لیکن بہرحال یہ ایک واحد قرارداد ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی مخالفت نہیں ہوتی اور سب اس کے حق میں بات, سب کے مفاد کی بات. جی بالکل. چھوٹی سا بریک لے لیتے ہیں کیونکہ بریک ہمارے مفاد میں اچھی ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں. جناب اور اب جو خبر شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چترالیوں کے حالات زندگی سے متعلق, اور اس میں بہتری آ گئی ہے کیونکہ روزمرہ زندگی کا سامان لینے کے لیے باہر نکلنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے. بالکل جی, اور آپ کو جو بھی چیز پسند ہے اس کے لیے آپ کو کرنی ہے صرف ایک کال. جی ہاں بالکل, یہ ممکن بھی ہوا ہے 3 باہمت جوانوں کی محنت سے چترال میں, جہاں لوگوں کے لیے
रोजगार के जराए काफी ज्यादा महदूद और कहीं बिल्कुल ना होने के बराबर है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि 2018 में 3 नौजवानों ने मिलकर एक ऐसे काम की बुनियाद डाली थी जो अपनी नौयत का पहला मस्बत कदम था। जी बिल्कुल, और बेरोजगारी के खात्मे की तरफ भी एक इशारा था। चित्राल में एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए बाकायदा एक ऐप सर्विस का आगाज कर दिया गया है। बिल्कुल जी, ऐप से। और देखिए चित्राल में अब जैसे नॉर्मल हम कराची की या लाहौर की या इस्लामाबाद की रोड्स की बात करते हैं तो चित्राल की रोड्स वैसी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर जो रास्ते हैं उनका वो बड़ा ऊंचे नीचे रास्ते हैं। तो ये जो कारवान है ये भी बढ़ता चला गया और अब वहाँ एक स्टोर खुल चुका है जहाँ 18 अफराद काम कर रहे हैं और इस क्रोमगार ऐप ने ना सिर्फ मकामी लोगों को सहूलत दी है बल्कि उनको रोजगार के मौके भी मिले हैं इसकी और वजह जी से। देखिए इनका गियर कितना अच्छा है माशाल्लाह, मतलब बड़ी तैयारी के साथ ये निकलते हैं। और देखें पहाड़ी इलाकों में ये समझने की ज़रूरत है कि ये कराची के, लाहौर के या वफाकी दारुल-हुकूमत की सड़कें नहीं है कि जहाँ पर आप ये गए तो सामने बिल्कुल। मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको, यानी कि आप इस्लामाबाद में दाखिल हो तो आपको फैसल मॉस्क देखना शुरू हो जाती है, तो वैसा नहीं है। हाँ। उतराई चढ़ाई पगडंडियाँ, तो 1 किलोमीटर भी जो है वो बड़ी मुश्किल से सफ़र तय होता है। तो ये आइडिया जनाब किसकी जानिब से है? बिल्कुल जी, ये जो आइडिया जिनकी जानिब से आज वही हमारे साथ हमारे शो में जीनत भी बनी है, क्रोमगार की डायरेक्ट इन्वेस्टर निगत अकबर शाह साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम निगत, अ वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये बड़ा जबरदस्त आइडिया है लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन हम यहाँ से भी बैठ के देख सकते हैं कि इतनी आसान नहीं थी। कैसे कंसीव किया ये आपने आइडिया और फिर इसको कैसे एग्जीक्यूट किया? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक और मदीहा मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। मैं इसमें ये बात बताती चलूँ, ये आइडिया स्टार्टिंग में मेरा आइडिया नहीं था। ये मैंने डेफिनेटली इन नौजवानों को फॉलो किया कि इन्होंने किस तरह से इसको, जैसे आपने कहा कि अपने हिसाब का ये एक बहुत मुनफरिद इक़दाम था इन नौजवानों की तरफ से। तो मैंने इनको फॉलो किया 2018 से एंड ऑफ 2019 तक। तो ये किस तरह इसको मेंटेन रखते हैं, इसको सस्टेन रखते हैं। जब मुझे लगा कि इन्होंने 2 साल कंप्लीट कर लिए, क्योंकि एक बिजनेस को चलाने के लिए शुरू के 2 साल काफी अहम होते हैं, तो फिर मुझे लगा कि अभी इनके साथ इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो फिर मैंने इनको आई रीच्ड आउट टू देम, फिर मैंने इनके साथ इन्वेस्ट किया। हमारी कोशिश ये थी कि जैसे इस बिजनेस को 2020 में हम नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। चूंकि 2020 हो गया और सारी चीजें बंद हो गई, तो हमने काइंड ऑफ एथिकल और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो भी लोग हमारे साथ काम करते थे उनको हमने किसी को फायर नहीं किया, हम उनको तनख्वाहें देते रहे। ग्रेट। और चूंकि उस दौरान कोविड के लिए बहुत सारे मास्क और चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी, तो हमने और बहुत सारी लेडीज को हमने एम्प्लॉय किया और उनसे घर में बैठे काइंड ऑफ उनसे एग्जैक्टली निगत, क्योंकि कोविड-19 के बायस जहाँ पर कारोबार मुतासर हुए वहाँ पर लोगों का घर से निकलना भी मुतासर हुआ, तो उन्हें घर में बैठे हुए चीज़ों की ज़रूरत तो ज़ाहिर है पड़ती होगी, तो इसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव ही रहा होगा आपके बिजनेस पे। काइंड ऑफ थोड़ा पॉजिटिव रहा, क्योंकि हमने अपना एक अलग आउटलेट स्टार्ट किया उस दौरान, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें जब लोग ऑर्डर करते हैं तो बहुत दूसरी दुकानों से ऑर्डर करते हैं, उसका हमारी बिजनेस पे बहुत नेगेटिव काइंड ऑफ इम्पैक्ट पड़ा। बट फिर भी हमने इसको सस्टेन किया। थैंकफुली मैंने राइट टाइम पे इनके साथ इन्वेस्ट किया, तो हमारी बिजनेस चली और खत्म नहीं हुई, ब्रेक इवन हमें होती रही। और अब जाके हम एक नया ऐप लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा निगत, क्योंकि अब 2 साल से ज्यादा हो गए इस ऐप को, 2 साल से ज्यादा इस सर्विस को हो गए हुए हैं, कितने लोग आपके कारवान में अब तक शरीक हो चुके हुए हैं और कितने लोगों की भी आपको लगता है कि और कैपेसिटी है, जैसे भी आप कह रही हैं कि आप एक और नई ऐप का भी इफ्तिताह जल्दी करने जा रहे हैं? जी, हमारे साथ अभी अराउंड 18 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, लेकिन पार्ट टाइम एम्प्लॉइज को अगर मिला लें तो 30 के इर्द गिर्द बन जाते हैं। और उसके साथ साथ हमने, जैसे हमारे जो CEO हैं नूर जमान, उन्होंने MOU साइन किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल के साथ। उसके थ्रू हम कोरमगार स्टूडेंट मेंटोरशिप हम कर रहे हैं, जिससे हम वहीं से स्टूडेंट को लाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और भी डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स में। तो इसी तरह स्टेक होल्डर्स की तादाद काफी ज्यादा है। अच्छा निगत, तो ये बताइए कि इनको जो नौजवान आपके साथ काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट कैसे किया जाते हैं? मतलब जाहिर है कि वो मुश्किल रस्तों पे जाते हैं, घर सप्लाई करते हैं, और उनको क्या क्या फैसिलिटीज आपकी जानिब से प्रोवाइड की जाती है? हमारी जानिब से उनको सही बाइक्स एंड कार्स और इसी तरह उनको हेलमेट्स, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके, जबरदस्त। तो ये चीजें हम
जी یہ بتائیے گا نگت کہ اگر ہم چترال کی بات کریں تو چترال میں جو شرح خواندگی ہے, جو لٹریسی کا جو ریٹ ہے وہ 99% ہے, جو کہ ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز پاکستان کے دوسرے علاقوں سے کہیں زیادہ ہے. لیکن سمہاؤ پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نوجوانوں کو روزگار کے حوالے سے کافی زیادہ مسائل درپیش ہیں. آپ دیکھیں نا, جیسے آپ نے کہا کہ درپیش مسائل اس وجہ سے ہیں, انہوں نے پڑھائی حاصل تو کر لی لیکن اب اس پڑھائی کا کریں کیا, کیونکہ چترال میں انفراسٹرکچر نہیں, چترال میں سہولیات نہیں ہے, کوئی بھی انڈسٹری وہاں ایسی نہیں ہے کہ جو سال ہر سال چلے. اگر ٹوریزم کو لے لیں وہ بھی سیزنل ہے, اور اگر خشک میوے اور یہ سب چیزوں کو لے لیں وہ بھی سیزنل ہے. تو اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ایز اے کنٹری کہ چترال اور ہنزا گلگت کے ایریاز ہیں جو ہمارے پہاڑی ایریاز ہیں, یہ امیزنگ پلیسز ہیں ٹوریزم کے لیے, اور پھر اس میں ہم ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں, گیون کہ گورنمنٹ یہاں پہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کرے. اور وہ اگلی ایپ کون سی ہے جو آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور وہ کس سے متعلق ہے؟ یہ جو ہم ایپ ابھی کل ہمارا آج ہی ہمارا لانچ ہو رہا ہے, یہ ہے خریداری, اور گھر بیٹھے آپ خریداری کر سکتے ہیں, ڈیلیوری کروا سکتے ہیں اگر آپ کو ایک چیز دوسری جگہ پہنچانی ہے, اور پھر اگر کہیں آپ کو جانا ہے سواری. سو 3 things, خریداری, ڈیلیوری اینڈ سواری. خریداری, ڈیلیوری اینڈ سواری. واہ جی واہ, ہو گئی آپ کو جانکاری. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ نگہت اکبر شاہ ہمارے ساتھ. دیکھیں کتنا مطلب شی اسمارٹ, انہوں نے 2 سال تک نظر رکھی کہ 2 سال تک اگر یہ سسٹین کر پاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم کریں گے انویسٹمنٹ بھی کیا, اور نئی ایپ بھی انہوں نے پھر آگے وہ آج اور بڑا اچھا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور کیا بات ہے, زبردست ہے جی. بالکل جی, کیونکہ دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, اور ایسے ہی لوگ ہیں جیسے نگہت ابھی ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کسی نہ کسی تگدو میں لگے رہتے ہیں. پاکستان میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ٹاپ بیڈمنٹن کھلاڑی ماہور شہزاد بین الاقوامی رینکنگ میں بیڈمنٹن کے ٹاپ 140 پلیئرز میں شامل ہو گئی ہیں, یعنی کہ چڑی چھکا میں. جی, جس کو آپ چڑی چھکا کہتے ہیں, بٹ اٹس ناٹ ایکچولی چڑی چھکا. چڑی چھکا وہ جو آپ اور میں کھیل سکتے ہیں, یہ وہ ان کی پراپر بال ہوتی ہے. زبردست زبردست. اور یہ ملک کے لیے جی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ماہور نے حال ہی میں کینیا انٹرنیشنل بیڈمنٹن سیریز 2020 میں حصہ لیا تھا, اور اپنی ساتھی پلوشہ بشیر کے ساتھ ڈبلز ایونٹ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا. بالکل جی, اور تو اور ماہور شہزاد کو ٹوکیو اولمپکس میں شرکت کا پروانہ بھی مل گیا ہے, جو کہ سب سے زیادہ ایکسائٹنگ بات ہے, اور وہ ٹوکیو اولمپکس میں سب سے لالی پرچم بلند کرنے کے لیے بھی کافی زیادہ پرعزم ہے. تو کیوں نہ خود بات کی جائے ماہور شہزاد سے, ان کو خود ان پوسٹ بات دی جائے. ماہور بہت شکریہ باخبر سویرا میں ہمیں وقت دینے کے لیے, ویری وارم ویلکم, اور بہت زیادہ مبارک ہو جناب, ٹوکیو اولمپکس میں بھی شرکت کرنے جا رہی ہیں, رینکنگ بھی آپ کی اچھی ہوگی ہے, ٹاپ 140 میں آ گئی ہیں. پہلے ویسے کیا رینکنگ تھی آپ کی, اور کتنی تگدو کرنی پڑی جمپ مارنے کے لیے؟ 2019 سے میں نے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کھیلنے شروع کیے تھے. 2019 میں میں نے 7 انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کھیلے, پھر 2020 میں نے 3 انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کھیلے, اور پھر 2021 میں جیسے ہی کرونا کی تھوڑی سی سچویشن بہتر ہوئی اور انٹرنیشنل ٹورنامنٹ شروع ہونے لگے تو میں نے پولش انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیلا. تو کافی زیادہ مشکل تھا. یہ جو میرا لاسٹ ٹور تھا یہ میں نے بالکل آل ان اپنے اون, اور وہ بھی ایک پینڈیمک کی سچویشن میں کیا, اور میری پیرنٹس بھی اس ٹور کے کافی خلاف تھے, لیکن میں نے سوچا ہوا تھا کہ نہیں, کہ میں نے اولمپکس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اور الحمدللہ سے میری کوششیں رنگ لائیں اور میں اولمپکس کے لیے سلیکٹ ہو گئی ہوں. اچھا جی, تو اس کے لیے آپ سلیکٹ ہو گئی ہیں اور سبز لالی پرچم بھی بلند کریں گی, تیاریاں کیا ہیں اس کے لیے آپ کی؟ مجھے لگتا ہے میری تیاری اتنی طریقے سے اچھی نہیں ہے جتنی طریقے سے اور اچھی ہو سکتی تھی, کیونکہ کرونا کی سچویشن کی وجہ سے پاکستان میں حالات کافی خراب ہیں. جتنے بھی سپورٹنگ فیسلٹیز ہیں وہ کراچی میں بند ہیں. تو میں کری کلب کا بہت شکریہ کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسپیشلی الاؤ کیا کھیلنے کے لیے, اور میں وہاں پہ کوچ عمران کے ساتھ کھیل رہی تھی. لیکن اگر سچویشن بہتر ہوتی اور نارمل اور پلیئرز بھی آ رہے ہوتے تو اس سے یہ فائدہ ہو سکتا تھا کہ میں ڈفرینٹ پلیئر سے مجھے کھیلنے کا موقع ملتا, اور لیکن ایسا نہیں ہو سکا. لیکن ابھی یہ جو 1 منتھ کا رہ گیا میرے پاس اولمپک سے پہلے کا, تو اس میں پوری کوشش کروں گی کہ میں لاہور جاؤں یا اسلام آباد جاؤں اور وہاں پہ جو ڈفرینٹ پلیئرز ہیں ان کے ساتھ گیم لگاؤں تاکہ مجھے ایکسپیرینس ملے. صحیح, کیونکہ ایکسپیرینس اور جو ہے پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بتائیے کہ ماہور, اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو خواتین بیڈمنٹن جو پلیئرز ہیں ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتی ہیں, اور کون کون سی آپ کو لگتی ہے کہ ایسی مشکلات ہیں جن کو اوور کم کرنا, جن کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे तो जो बाकी लड़कियों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है फैमिली की तरफ से, तो मुझे तो वो कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरी फैमिली शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे। बल्कि ये जो मैं बैडमिंटन में आई हूँ, मैं अपने पापा की वजह से आई हूँ। अगर वो मुझे बैडमिंटन में ना डालते तो मैंने कभी भी बैडमिंटन खेलना शुरू नहीं करना था और कभी भी मैं इस लेवल तक नहीं पहुँचती। तो सारा क्रेडिट मैं अपने पापा को देती हूँ। और इसके बाद मेरी मामा भी काफ़ी सपोर्टिव रही, उन्होंने मेरे डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, मेरे लिए मैचेस के लिए दुआएं भी की। तो मेरी फैमिली की भरपूर सपोर्ट से, लेकिन हर किसी की तरह मुझे भी काफ़ी हर्डल्स फेस आए हैं। जैसे कि कराची में जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत कम है और यहाँ पे कोचेस बहुत ही लिमिटेड हैं। तो ये यहाँ पे अपनी मतलब किसी कोच को अरेंज करना या कोई जगह जहाँ पे आप खेल सको वो अरेंज करना काफ़ी मुश्किल था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपनी कोशिश, अपनी मेहनत को जारी रखा और मैं आज जिस लेवल पे पहुंची हूँ तो वो अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से, अपने जो फैंस हैं उनकी सपोर्ट की वजह से और फिर अपनी मेहनत की वजह से। चलें जी, दिस इज माहूर शहजाद हमारे साथ मौजूद थी और जाहिर है कि वो चाहती हैं कि तैयारी और ज़्यादा बेहतर होती और अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई, पाकिस्तान भी उससे बेहद मुतासिर हुआ है। लेकिन बहरहाल चिड़ी छक्का खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। उसमें वो चिड़ी थी मदिया, मैं गौर से देख रहा था। अच्छा, गौर से देख रहे थे, चले ठीक है जी। बस बहुत ही ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से आपने गौर कर लिया। गौर से मैं एक छोटी सी सारी नजरें चिड़ी पे थी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो पाकिस्तानियों, अच्छी खबर यह है कि कौमी दायरा सेहत की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक ठहरी है वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में जो कोविड वैक्सीनेशन है उसकी तैयारी भी हो चुकी है, उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। हम बात करें पाकवैक के हवाले से, जो कि इंशाल्लाह ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी महीने से दस्तयाब भी होगी। जी बिल्कुल। और डॉक्टर फैसल सुल्तान इस हवाले से कहते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में ये तैयार करदा जो कोरोना वैक्सीन है उसने सख्त तरीन क्वालिटी टेस्ट भी पास किए हैं। और कौमी इदारे सेहत की टीम को कारकर्दगी को सराहते हुए डॉक्टर फैसल का कहना था कि उनकी बनाई हुई पाकवैक वैक्सीन की तैयारी में चीन की कैनसाइनो बायो ने ताउन किया है। बिल्कुल जी, और उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। कॉन्सेंट्रेट से वैक्सीन बनती है तो वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप पानी घोल दें और वो पूरी वैक्सीन बन गई, फॉर्मुलेट किया जाता है। और ये बहुत तकनीकी मरहला है जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस और म्यार को बरकरार रखने के लिए इंतहाई तनदही और मेहनत की जरूरत होती है। जो सारे क्वालिटी एश्योरेंस और ये सारे म्यार को बरकरार रखने के तरीक़ाकार इख्तियार किए गए हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमने देखे हैं और फॉर्मुलेशन के बाद उसको फिल और फिनिश किया जाता है। बहुत अहम रास्ता होगा और ये एक अहम कदम है जिसके जरिए वैक्सीन की मुकम्मल प्रोडक्शन वो भी आइंदा आने वाले सालों में आपको यहाँ दिखेगी। 100 अरब रुपए के मंसूबे हो रहे हैं जो इस साल शुरू हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के तमाम इलाकों के अंदर अस्पताल के निजाम की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में कंज्यूमर जा रहा है, वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाता है, उसको बताया जाता है जी ये एस्ट्राजेनेका है, वो कहता है नहीं मुझे साइनोफार्म चाहिए। अब हमें ये पाकवैक को भी प्रमोट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी अपनी इसके अंदर कोलैबोरेशन है। ये एक इनकलाब है। अल्लामा इकबाल की आप सोच देखें, जो 1 सदी पहले दुनिया को कहा कि मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, तो वो मशरिक से सूरज उभर रहा है। ये पाकिस्तान जो है इसका जो ख्वाब देखा था वो एक अजीम मुल्क बनने जा रहा है। और जनाब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ। सर तो फरमाइएगा कि ये तो बड़ा एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है कि जनाब एक वैक्सीन हमने बना ली है, तो इसकी तैयारी के हवाले से बताइएगा क्या मुश्किलात पेश आई और ये कैनसाइनो बायो ने उसमें ताउन किया है, तो ये सिंगल जैब वैक्सीन होगी है? थैंक यू इशफाक। देखें, अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जब से पाकिस्तान बना हम एक भी बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं लगा सके अभी तक, और ये बहुत ही एक तल्ख हकीकत है। इंडिया नेक्स्ट डोर हमारे जितनी उम्र है, लेकिन उनके पास हमें कोई अच्छी एग्जांपल तो नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये देनी पड़ती है कि उनके पास कोई 250 प्लांट है बायोटेक्नोलॉजी का, और जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्लांट है दुनिया में वैक्सीन का, सीरम इंस्टीट्यूट, वो दिल्ली के पास ही है। उसकी 30 लाख डोजेस डेली बनाने की कैपेसिटी है। चाइना तकरीबन 3000 बायोटेक्नोलॉजी प्लांट्स हैं। तो ये जो फ्यूचर मेडिसिन का है वो बायोटेक्नोलॉजी में है, और ये वैक्सीन्स भी बायोटेक्नोलॉजी ही में पाक होती हैं।
لیبارٹری سکیل پہ ہم ویکسینز کیا ہم بہت ساری ادویات بنا بیٹھے ہیں, چاہے وہ ہیپرین ہے, چاہے وہ انسولین ہے, چاہے ایریتھروپوئٹین ہے, لیکن اس کو اپ سکیل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم امپورٹ کر کے را مٹیریل اس کو کرسٹلائز کر کے چائنا میں اس کو کینسائنو بایو سے ادھر لیکویفائی کر کے فل کرنے کا, یعنی ایک مرحلہ ہم بایو ٹیکنالوجی کا الحمدللہ پایا تکمیل تک پہنچے NIH میں. تو آئی ایم شیور کہ آنے والے چند سالوں میں, جیسے فیصل نے بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ سالوں میں یہ بھی لگ جائے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں لگنا ڈاکٹر صاحب اگر ہم صرف نام چینج کر رہے تھے اور اگر ہم صرف فل کر رہے ہیں اس کو تو فارمولا وہی تھا, تو نام چینج کرنا ایسے میں ضروری تھا. دیکھیں اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ فل ریکانسٹیٹیوٹ یہاں ہو رہا ہے, یعنی کہ لیکویفائی یہاں ہو رہا ہے اور پھر فل ہو رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو کینسائنو بایو ہے اس نے انسسٹ کیا ہوگا ضرور ان سے کہ آپ پاک ویک رکھ لیں نام, تاکہ ڈسٹنگوشنگ رہے. جو کینسائنو ہمارے پاس آ رہی ہے سنگل ڈوز ویکسین, وہ ویسے بھی سنگل وائل میں ہے, 1 پرسن کی ایک وائل میں. یہ ملٹی ڈوز وائل ہے, 10 لوگوں کے لیے ایک وائل ہے. تو اس سے کاسٹ کچھ کم ہو جائے گی اور ڈیفینیٹلی جو فراہمی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. کاسٹ کم ہو جائے گی, لیکن اب بات پھر ایفیشنسی پہ بھی سوال اٹھیں گے کہ اس کی ایفیشنسی اس کی کیا ہے, اس کی ایفیکیسی کیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں ہم نے پاکستان میں بہت بڑے اسکیل پہ جو میڈیسن لی ہے, جو ویکسین لگی ہے, دیٹ از سائنوفارم. اور سائنوفارم جو انٹرنیشنل ویکسین ہوتے ہوئے بھی انٹرنیشنلی بہت سارے ممالک میں اپرووڈ نہیں ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاک ویک جو یہاں پر بنائی گئی ہے اس کو پھر ہم رجسٹر کیسے کرائیں گے؟ کیونکہ جیسے ابھی لوگوں کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں, لوگ عمرے میں جانا چاہتے ہیں, لیکن سائنوفارم اس ویکسین کا پارٹ ہی نہیں جو کہ وہاں پہ اپرووڈ ہے, جو کہ ایکسیپٹیبل ہے. دیکھیں میرا خیال ہے سائنو ویک سائنو فارم اب دونوں WHO نے اپروو کر دی ہیں اس وقت, رائٹ ناؤ, ابھی کل ہی ہوا یہ. سائنو ویک ہو گئی ہے سر؟ میرا خیال ہے بہت جلد. جی ہاں, سائنو ویک بھی اور سائنو فارم بھی دونوں, کیونکہ ایک ہی کمپنی کی ہیں بیسیکلی اور سیم ویکٹر بیسڈ ویکسین ہے, یہ دونوں ہو چکی ہیں. جہاں تک کینسائنو کا تعلق ہے, انہوں نے میرا خیال ہے کہ بایو کینسائنو نے اپلائی کیا ہوا ہے. اور کینسائنو کی ایک ایڈوانٹیج ہے پاکستانیوں کو, وہ یہ ہے کہ کینسائنو کے لوکل ٹرائلز ہوئے ہیں جو اسی یونیورسٹی میں ہوئے ہیں 30,000 لوگوں کے, اور اس کو بہت افیکٹو پایا گیا, سیف پایا گیا اور ویل ٹالریٹڈ پایا گیا. اور سائنوفارم سائنو ویک کے لوکل ٹرائل ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے, اس لیے یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. اور یہ سنگل جیب ہے جیسے اشواق نے ابھی بتایا. البتہ میں یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ اڈیپٹیو ڈیزائن تھا, اب جن کو پہلی ایک جیب لگا تھا ان کو UHS اب دوسری ایک اور لگا رہی ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ 75% افیکٹو تھی بیماری کو روکنے میں اور 100% افیکٹو تھی سیریس بیماری کو روکنے میں. ایک چیز سمجھائیے گا سر, یہ جو آپ نے کوشش کر رہے ہیں کہ 2 ڈوزز لگا کے دیکھیں گے. اچھا سر, مجھے یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سنگل وائل آتی تھی کینسائنو کی, اب اس کی جو ایک وائل ہے اس میں 10 لوگوں کے لیے ویکسین ہے, تو کیا اس کے اندر کوالٹی کنٹرول مینٹین کیا جا سکے گا اس طرح سے؟ میرا خیال ہے کہ کوالٹی کنٹرول ڈیفینیٹلی مینٹین کیا جا سکے گا نہیں, یہ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چائنیز ہی سائنسدانوں نے تعاون کیا ہے اور وہ یہیں رہے ہیں تھرو آؤٹ اس پلانٹ کو انسٹال کرنے میں. یہ جو ہمارا فلنگ پلانٹ ہے اور وہی مانیٹر کر رہے ہیں, اور کوالٹی چیکس انہوں نے کینسائنو بایو نے یہ جب فل ہو گئے تھے تو یہ سب کچھ چائنا گیا, وہاں سے اسٹرینجنٹ میئرز لیے گئے اور وہیں سے یہ کوالٹی پاس ہوا. اور آئی ایم شیور کہ کوالٹی وائز میرا نہیں خیال کہ کوئی ایشو ہوگا انشاءاللہ. اور یہ ایک اچھا قدم ہے. بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم تو فائزر کبھی لگائیں گے, فائزر آئے گی, فائزر لگائیں گے کیونکہ انٹرنیشنلی اٹس ایکنالجڈ, تو یہ کب تک آئے گی اور اس کی ایفیکیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں جہاں تک میری اطلاعات ہیں فائزر کے کوئی 1 لاکھ کے قریب انجیکشن کوویکس کے ذریعے آ رہے ہیں, بالکل آنے والے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں فائزر جو ہے وہ میسنجر RNA ویکسین ہے, وہ بہت اچھی ویکسین ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ سیف بھی ہے. لیکن اس میں یہ بتاؤں کہ اس کی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کولڈ چین ہے. -68 پاکستان میں بہت مشکل ہوگا. ایسے ہی ہے, بالکل صحیح کہا, یہ بہت مشکل ہوگا مینٹین کرنا. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید ہمارے تھے, اور obviously اس کا جو
उसका फॉर्मूला है वो इस तरह से mRNA पे है, इनका जो है इनएक्टिवेटेड जो है वो वायरस आपके जिस्म में दाखिल किया जाता है, ये जो बाकी जो है वो वैक्सीन्स हैं। क्विकली छोटी सी ब्रेक ले रहे, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, आप बोलेंगे मदीना? नहीं आप बोलिए, आप जी बोलिए। और आपको एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। 10:04 हो चुके हैं, प्रोग्राम है बाखबर सवेरा और मैं किसी तारुफ का मोहताज नहीं हूं। 10:06। देखा ना, बोला और गलत बोला। नहीं जी, मेरी घड़ी में 10:06। आपकी घड़ी आ गया मदीना। 10:05। और एक चीज पे मुझे बड़ा एतराज है, क्या? मतलब जिस किसी को देखो अ वेरी वार्म वेलकम, मुझे वार्म का उर्दू में तर्जुमा बताएं। गर्म warm- जोशी से माफ करते हैं। नहीं, पुरतपाक, जोशी- पुरतपाक इस्तकबाल। वार्म का मतलब होता है मैं देसी हूँ, वार्म का मतलब है गर्म। अब शदीद गर्मी में जब आप किसी को वार्म वेलकम कर रहे हैं तो अगला पहले ही जो है वो मौसम की हिद्दत से तमाज़त से परेशान है, उसको और गर्म। आप कहें कोल्ड वेलकम, अ वेरी कोल्ड वेलकम। दिस इज वेरी कोल्ड एटीट्यूड बाय द वे। सर्द मोहरी का मुजाहरा नहीं करना यहाँ पे हमें। मोहरी ना लगाएं, सर्द। नहीं Cold तो means कोई ठंडा। सर्द एटीट्यूड होना ही नहीं चाहिए। व्हाट इज कितनी अजीबोगरीब बात है ना। यानी कि जो आए अ वेरी वार्म हाँ वेलकम। भाई, क्योंकि वो सर्दियों में हमारे रखें शो वार्म की वेलकम, जीनत है। हाँ, सर्दियों में वार्म वेलकम, गर्मियों में कोल्ड वेलकम। पुरतपाक इस्तकबाल। हाँ, मेरी अब मुराद थी पुरतपाक इस्तकबाल। जी, जी। अशफाक वाह। जो भी बोले आपने नहीं सुना। वो तमज़ियाज़ी शमज़ियाज़ी भी आपने क्या उर्दू बोली? तमाज़त। वैसे मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, लेकिन तमाज़त के मायने क्या है? गर्मी, हिद्दत। ओहो, तो ये उसका मतलब होता है। बहरहाल ये मेरा थोड़ा सा एक लेक्चर था जो मैंने मदीहा को देना मुनासिब समझा। ये अपना और- ज्ञान अपने पास रखा करने वैसे। और कभी कभार बांटते रहा करें। तो बहरहाल जनाब, तो बात करते हैं शहर कायद, जो कि पाकिस्तान में अगर रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से बात करें तो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, मिनी पाकिस्तान कहलाता है। लेकिन इसके मसाइल हैं सबसे ज्यादा। पानी का मसला यहाँ पर है, सीवरेज का मसला यहाँ पर है, बिजली का मसला यहाँ पर है, गैस के मसाइल अब यहाँ पर भी होना शुरू हो गए, और सबसे बड़ा मसला है चोरी डकैती राजनी का। बिल्कुल, और ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले तो चल हम कहते थे जी महंगाई की वजह से, भूख और अफलास की वजह से लोगों ने चोरी चकारी करना शुरू की, लेकिन समहाउ पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि अच्छी फैमिलीज के लोग, अच्छी फैमिलीज के बच्चे, जिसमें एक बहुत बड़ी वजह मुनशियात भी है, लेकिन कुछ आउट ऑफ हैबिट, मतलब शौकिया तौर पे जो है ना, एडवेंचर के तौर पे जो है हम देख रहे हैं कि कुछ तो अभी 2 नौजवान पकड़े भी गए हैं जनाब, बाइक चुराते थे। हाँ जी। तो देखिए यहाँ क्या से बात चुराई, है। यहाँ से उठाई, वहां छोड़ दी, और आप देखें कि कोई डर नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप इन्फ्लुएंशियल हैं तो फिर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, फिर तरह तरह के जो है वो कानूनी हर्डल्स आ जाती हैं। रिमेंबर इशफाक, एक बच्चे को हमने देखा था कि वो छोटा सा बच्चा था, 5 साल का बच्चा था, और वो गाड़ी चला रहा था बाप के साथ बैठ के। हमने उसके बाप को तो पकड़ लिया, यही हुआ कि वो उसको थाने की हवा खानी पड़ गई। ऐसे मुल्तान का भी एक बच्चा था जो कि लैंड क्रूजर चला रहा था, लेकिन उसके खिलाफ ऐसा कुछ हो नहीं सका। तो यहाँ पर इम्तियाजी सलूक देखने जी, आया। इम्तियाजी सलूक क्यों? क्योंकि हम अगर ऐसे बचपन में कोशिश करते हैं तो हमें चपेड़ें पड़ती, लेकिन यहाँ पर आजकल ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कहा जाता है शाबाश मेरा बच्चा, पाँव नहीं पहुंच रहे ब्रेक तक या एक्सीलेटर तक, कोई बात नहीं, ईंट रख ले, तेरा क्या जाना है, जो जाना है अगले वाले का जाना है, जो सामने है। टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। कराची की सड़कों पर लूटमार की वारदातें कम ना हो सकी, छिन जाने का खौफ, शहरी घरों से मोटरसाइकिल बाहर ले जाने से डरने लगे। पौश एरिया से मोटरसाइकिल छीनने वाले 2 कमसिन बच्चे भी गिरफ्तार, तंबी के बाद वालिदैन के हवाले कर दिए गए। रावलपिंडी में पुलिस और सोशल मीडिया सारिफीन का काबिले कदर इक़दाम, फौरी मदद के बायस खुदकुशी की ख्वाहिश रखने वाले नौजवान को बचा लिया गया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की हुकूमती मुआशी पॉलिसी के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आपकी टॉफियों की फैक्ट्री का मुनाफा कैसे डबल हो गया? सहाफी के सवाल ने लीगी रहनुमा परेशान हो गए। जी जनाब, तो आपका एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं। टॉप स्टोरीज तो आपने जान ली, और जाहिर है कि हम बात कर रहे थे जिस अहम तरीन मामले पर है, वो है शहर कायद कराची के हवाले से, जहाँ पर जनाब अब लोग पहले मोबाइल फ़ोन बाहर ले जाते हुए डरते थे, फिर उसके बाद जनाब गाड़ियाँ छिनती थी, तरह तरह के मामलात होते थे, गोल्ड छिन जाता था, ज्वेलरी पहनते हुए ख़वातीन डरती थी। लॉकर्स यहाँ पे देखे ना, अब जनाब बाइक्स की हिफाजत करना पड़ती है।
यानी कि आप सोचें कि बंदा जो है वो खुद जा रहा है, पैदल जा रहा है, बाइक लेके नहीं जा रहा है कि कहीं चोरी ना हो जाए, छिन ना बिल्कुल जाए। आपने बिल्कुल सही बात की इशफाक। और कराची में जो सबसे ज़्यादा चोरी होती है वो यहाँ पर है बाइक। और बाइक बड़ी आसानी से कराची से बाहर निकलने के तकरीबन को 26 से ज़ायद रस्ते हैं। इन 26 के रस्तों से यानी कि बड़े एक-एक पुर्जा भी आसानी से या तो ये बाइक निकल भी जाती है, या फिर एक और चीज़ ये भी होती है कि ये बाइक के पुर्जे, जैसे भी आपने बोला कि बहुत जल्दी ये पुर्जे खुल भी जाते हैं, तो ये भी मसला है। और साथ में अब ये देखना है कि जी जो ये चोरी चकारी करने वाले क्या कोई बहुत बड़ा गैंग है? ऐसा भी नहीं है। गैंग्स तो काम कर ही रहे, लेकिन हमने देखा कि अच्छी अच्छी फैमिलीज के बच्चे भी जो हैं वो चोरी चकारी में मुलव्विस हो गए हैं। जैसे स्पेसिफिकली हमने आपको फुटेज भी दिखाई, मैं चाहूंगी हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको दोबारा से दिखाएं कि किस तरीके से ये दो जो बच्चे हैं ये बाइक बड़े आराम से चुरा जी रहे हैं। बिल्कुल, और स्कूल के बच्चे हैं। हाँ। और जनाब उसके बाद वो बाइक चुराते हैं क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। वहाँ बाइक चुराई, उसके बाद दूसरी जगह जाके छोड़ दी, और ऐसी वारदातें वो 6-7 दफा कर चुके हैं। तो नज़ीर शाह साहब जो कि हमें तमाम तर मामलात से आगाह रखते हैं, शहर में होने वाले तमाम जराइम पर पुलिस से ज्यादा गहरी नजर नज़ीर शाह की होती है, तो वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। लेकिन एक बार जरा दोबारा दिखा लेते हैं फुटेज आपके हाँ जी, सामने। आइए, देखिए बड़े आराम से मुतमईन होके इत्मीनान से ये बच्चा आया है और उसने किक लगाई है बाइक को। ठीक है, आप देख सकते हैं शॉर्ट्स पहने हुए, नीले रंग की शर्ट पहनी हुई, किक लगाई है और बड़े आराम से वो बाइक को, मतलब आप देखें क्या यूट्यूब पे इसके तरीके नजर आते हैं, किस वजह से? और साथ में से पीछे किसी को इशारा भी किया है। ओके जी, चेहरा छुपा दिया ताकि शनाख्त ना हो सके। कम उम्र बच्चे हैं, लेकिन नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, पहले हम गैंग से परेशान थे कि फलाने ने चोरी किए, यहाँ से वहाँ भेजे, जिस तरह से मदिया भी बता रही थी कि 26 रस्ते मौजूद हैं, ठीक है, शहर से बाहर चीज़ें एक पुर्जा भी पहुँचाएं तो पूरी बाइक निकल जाए। ये क्या नया मामला शुरू हुआ है? ये बच्चों में जानते बूझते हुए कि कैमरे लगे हुए हैं, पकड़े जा सकते हैं, क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं इसी स्टोरी से आगाज़ करूंगा क्योंकि ये मैंने सोलो स्टोरी जो मैंने खुद जाकर कवर की थी। कराची के सबसे मारूफ निजी स्कूल में ये तालीम हासिल करता है ये बच्चा जो इस वक्त सीसीटीवी में नज़र आ रहा है मोटरसाइकिल चोरी करता हुआ। अच्छा। इसकी उम्र 14 साल है और ये 8वीं जमात का तालिब इल्म है। इसके साथ जो पकड़ा गया है वो 7वीं जमात का तालिब इल्म है, उसकी उम्र 13 साल है, और जिस तीसरे का जिक्र ये कर रहे हैं उसकी उम्र 12 साल है। ये 7 से 8 दिन मोटरसाइकिलें चलाते थे, खूब दिल भर के चलाने के बाद 7वें 8वें दिन ये किसी और जगह जाकर खड़ी कर देते थे, फिर उसी जगह से दूसरी मोटरसाइकिल उठाते थे, फिर उसको तीसरी जगह खड़ी कर देते थे। 5 से 6 मोटरसाइकिलें इन्होंने चोरी की हैं। इनकी 2 जगह पर FIR हैं, फिरोजाबाद और भादराबाद में FIRs हैं, और 2 मोटरसाइकिलें इनसे रिकवर भी की गई हैं। और मैं जब गया तो वो वाली बात है, सॉरी आपको कट करी हूँ, कि जी हमारे पापा जो है ना वो हमें गाड़ी के मोटरसाइकिल लेके नहीं दे रहे, तो हम लोगों की मोटरसाइकिल चुराएंगे, उसको चलाएंगे, जब दिल भर जाएगा छोड़ के चले जाएंगे। सिर्फ मोटरसाइकिलें चुराते हैं, बेचते भी आगे? नहीं, बेचने का नहीं है, ये शौकिया चलाकर चुराते थे और फिर चलाते थे। लेकिन ये वालिदैन का इसमें सबसे बड़ा कसूर है कि बच्चे के पास अगर वो मोटरसाइकिल देखते हैं या इलाका देखते हैं, उनको पता होना चाहिए कि इनके वालिद के पास मोटरसाइकिल है या नहीं है। अगर बच्चा घर पर मोबाइल फोन लेकर आता है तो उससे पूछा जाए किसका मोबाइल फोन है। एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें ये गिरोह बिलाखिर पकड़ा गया, लेकिन जाहिर है कि अगर हमारी पुलिस इतनी विजिलेंट हो, यानी कि जब वो देखें कि कोई 12, 13 या 14 साल का चलानी तो सड़कों पे ही है ना, कहीं ना कहीं नजर पड़ जाती है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखें, इलाके में अगर कोई बच्चा चला रहा होता है तो उसके ऊपर नज़र कम रखी जाती है, क्योंकि पुलिस भी थोड़ा इसको अवॉइड करती है कि चलो मोहल्ले के बच्चे हैं। लेकिन अगर इस तरीके के मामला सामने आएंगे तो यकीनन अब पुलिस भी अलर्ट होगी। कराची में अभी हमने 4 से 5 दिन पहले ARY पे स्टोरी ब्रेक की थी, जिसमें हमने बताया था कि कराची में मोटरसाइकिलें चोरी ज़्यादा हो रही हैं और छीनी कम जा रही हैं। कराची में जो मजमूई तौर पर जो मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं अब तक वो तकरीबन 9000 के करीब मोटरसाइकिलें सिर्फ चोरी हुई हैं। जब से साल शुरू हुआ है जी, ठीक है। और जो छीनी गई मोटरसाइकिलें वो टोटल 845 है। तो इसका मतलब ये है कि चोरी ज़्यादा हो रही है, और चोरी को पुलिस की लैंग्वेज में ब्लाइंड क्राइम कहा जाता है, क्योंकि एक शख्स छीनता है तो लाजमी सी बात है फौरी तौर पर वो मुद्दई थाने जाता है, CCTV निकलती है। लेकिन अगर कोई मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो फिर जो मुद्दई सुस्त वाली बात होती है कि हमारे सबसे पहली बात ये कि शहरियों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो फौरी तौर पर CPLC को कॉल करें। इलाके में कोई मोटरसाइकिल अगर खड़ी हुई है 2-3 दिन से देख रहे हैं तो फौरन से पुलिस को बताएं। शहरी भी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही। और जो मेरी तो नहीं, क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप भी है, लोग कतराते भी हैं पुलिस स्टेशन जाने में, लोग कॉल करेंगे, वो वाला टाइम तो नहीं है, और ना ही पुलिस का इस तरह का बिहेवियर होता है। ये मैं आपको बता दूं कि पुलिस के बिहेवियर में भी बहुत फर्क आया है।
पुलिस अब शहरियों से उस तरह का बर्ताव नहीं करती जैसे कि माजी में किया जाता था। कराची के अंदर? जी बिल्कुल। दूसरे शहरों का तो हाँ, कराची की एक और आपको बात बताऊं, पहले होता था एंटी कार लिफ्टिंग सेल, जिसका काम होता था सिर्फ गाड़ियों की थेफ्ट, स्नैचिंग और उसके बारे में, तो वो स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे और भरपूर कर रहे थे। आज भी वो स्पेशलाइज्ड यूनिट कहलाता है, लेकिन अचानक से उस ACLC को AVLC कर दिया गया, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल कर दिया गया। गाड़ी भी आ गई, ये भी आ गई, बाइक्स भी आ गई। उसमें बाइक भी आ गई। ये बाइक चोरी काम था पुलिस वालों का, जो इलाका पुलिस थी। जब उनके सर से ये चीज उतर गई कि अब तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, चाहे चोरी हो चाहे छिन है, तो अब ये तमाम मामला इस वक्त कराची के 25 थाने ऐसे हैं जिनकी हदूद से तमाम की मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी की गई हैं। उन 25 थानों के SHO से कोई भी नहीं पूछेगा कि आपके इलाके से मोटरसाइकिल यानी कि अभी छीनी जो जा बता रही रहे हैं कि शुरू साल के आगाज से लेके अब तक जो 9000 बाइक्स जो चोरी हुई हैं, तो मोहल्ले के या फलाने SHO से कोई भी नहीं पूछेगा कि भाई ये किधर गई हैं और आपने अब तक क्या किया इनकी वापस लाने के लिए। बिल्कुल। देखें, हम इसके बारे में भी एक आपको मजीद में आपको अपडेट दूं कि कराची में कुछ जगह ऐसी है जहाँ मोटरसाइकिलें, जैसे लियारी हो गया, आपके दीगर इलाके हो गए, पाक कॉलोनी हो गया, यहाँ पर मोटरसाइकिलें खुल के पार्ट्स बिक जाते हैं और नाले में आपको उनके चेचिस पड़े हुए मिलेंगे या मोहल्ले में गटर के पास मिलेंगे। अच्छा। कराची से चोरी होने वाली मोटरसाइकिल अंदरून सिंध जाती है, आप चोरी की नंबर प्लेट के साथ चलाते रहे, कोई नहीं पूछेगा। कराची से चोरी होने वाली मोटरसाइकिलें बलूचिस्तान जाती है, खुजदार जाती है, मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं। उन इलाकों में चोरी की मोटरसाइकिल गाड़ी को कोई भी नहीं पूछता, ना ही कोई कहता है कि ये कहीं से उनको पता भी होगा तो वो नहीं पूछेंगे। तो जितनी भी कराची से चोरी होने इसका मतलब है कि सिर्फ पुर्जे नहीं जाते, पूरी बाइक जाती है और बाकायदा ट्रकों में लाद कर ले जाई जाती हैं। और पुलिस को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनाज सब भी आए, उन्होंने भी इस मामले में AVLC और दीगर इनसे मशावरत की है, लेकिन हमारी तरफ से उनको यही मशवरा दिया जाएगा कि जो पुलिस थानों की हदूद जहाँ से मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, उन थानेदारों को, हेड मोरर या मुंशियों को पाबंद किया जाए कि अगर आपके इलाके में मोटरसाइकिल चोरी या छीनी जाती है, साइल आपके पास आता है, तो SHO का भी एक काम है कि दीगर चोरी और वारदातों की तरह वो भी इस पे करें। और जो नज़ीर, ये बात सोचने से हम भी कासिर हैं कि देखिए सबसे ज्यादा कराची में जो क्राइम हो रहा है, सबसे ज्यादा कराची में जो चीज चोरी की जाती है वो है मोटरसाइकिल, जो कि गरीब की सवारी है। वो जहां से चोरी होगी, जब हम उसके SHO को या जो भी वहां का थाना होगा प्रेमिसेस में, जब वहां के SHO थाने को हम अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, यही अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़े मसाइल यही हैं कि पुलिस की अपने बीच में ऐसा लगता है कोई मिस कोऑर्डिनेशन है, या किसी ने उनको गलत फीडबैक दिया है कि एक स्पेशलाइज्ड सेल जो ऑलरेडी काम कर रहा था उसके ज़िम्मे ये भी डाल दिया गया है। और सबसे बड़ी हैरत की बात कि पूरे कराची की नफरी, फर्ज करें अगर कराची में थानों में 10,000 नफरी है, 12,000 नफरी है जो कि अपना काम कर रही है, तो ACLC के टोटल एहलकारों की तादाद 600 है। आपकी जो AVLC है उसकी टोटल एहलकारों की तादाद ही 600 है। 600 बंदे गाड़ियों पे काम करेंगे, मोटरसाइकिलों पे करेंगे, थेफ्ट पे करेंगे, सरकारी गाड़ियां छीनी है सब पे। अब मेरे पास ये जो क्राइम डेटा है, हम लोग क्वार्टरली, एनुअली और हाफ ईयरली हम उसको देखते हैं। तो इस वक्त जो मार्च, अप्रैल, मई का अगर देखा जाए तो 4 व्हील मार्च में 21, अप्रैल में 28 और मई में 11, मतलब थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 4 व्हील स्नैचिंग 50% नीचे आई है, 4 व्हील थेफ्ट 10% नीचे आया सिर्फ इन 3 महीनों में, इससे पहले बढ़ा हुआ था। लेकिन अगर आप जो व्हीकल क्राइम में आप मोटरसाइकिल को देखें तो इस टाइम पे 1-1.5 साल से टॉप पर 2 व्हील है, लेकिन उससे पहले मोबाइल स्नैचिंग सबसे टॉप पे हमारे। लेकिन इसी वाले से SSP एंटी कार लिफ्टिंग क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। रिसेंटली गैंग्स पकड़े जो कि गाड़ियाँ भी और मोटरसाइकिलें भी छीनते हैं और जो बलूचिस्तान और कुछ अंदरून सिंध भी इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर ये दूसरे सूबों में जाकर इनको फ़रोख्त करते हैं। तो उनके हमने जो मॉडस ऑपरेंडाई देखा, उसके ऊपर काम किया, तो उससे पता चला कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला जैसे लसबेला, खुजदार, दीगर जगहों पर, इंटीरियर सिंध के कुछ अजला में ये गाड़ियाँ, ये मोटरसाइकिलें इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जहाँ चोरी का रुझान है, चोरी एक ब्लाइंड क्राइम है, यानी कि वो ऐसा क्राइम है जो किसी ने उस वक्त देखा नहीं होता। बाज़ केसेस में CCTV फुटेज के ज़रिए हमें पता चलता है, हम चोरों तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। अदरवाइज़ इसमें हम इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ करते हैं और हमने रिसेंटली काफ़ी चोरों को पकड़ा है। लेकिन देखें, चोरी का क्राइम कराची भर में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अंदाज से फैला हुआ है।
मोटरसाइकिल का जहाँ तक क्राइम है जिसकी सबसे ज़्यादा बात होती है और उसकी तादाद भी सबसे ज़्यादा है चोरी की, उसका रीज़न मेनली ये होता है कि मोटरसाइकिल में लॉकिंग का मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं होता। बहुत से लोग खुद मोटरसाइकिल को लॉक भी नहीं करते, अपना जो लॉक सिस्टम है उसको बेहतर नहीं बनाते, और दीगर ये कि चोरी के अंदर इसमें मंशियात इस्तेमाल करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है। दूसरा, अभी रिसेंटली जैसे मीडिया पर भी चल रहा था, खुद ARY पे भी मैंने देखा कि 4-5 मोटरसाइकिल चोरी करने में तो वो बच्चे इन्वॉल्व थे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जिनकी उम्रें को 13, 14, 15 साल हैं और वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं और अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो भी इस किस्म के जराइम में अनफॉर्चुनेटली जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह ये क्राइम बहुत फैला हुआ क्राइम है। तो ये क्राइम आप देखें कितना फैला हुआ क्राइम है, और सबसे ज़्यादा इस वक्त तशवीशनाक बात ये कि अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे, जैसे नज़ीर ने हमें बताया कि 3 बच्चे, एक की उम्र 14 साल, एक की 13 साल, एक की 12 साल, ये बाइक चुराते हैं, उसको लेके घूमते हैं, जब दिल भरता है तो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो इसी वाले से कर रहे हैं, बिल्कुल एक अरसे से कर रहे हैं। तो इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम डॉक्टर फतह मोहम्मद साहब भी, उनसे भी पूछेंगे कि एग्जैक्टली ये मेंटालिटी क्या है। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। आपका सब्जेक्ट भी क्रिमिनोलॉजी है और आप बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं कि क्या क्या से ऐसे अहम वजह हैं जिसकी वजह से इंसान क्राइम करने पर आमादा होता है। लेकिन जब इतने छोटे बच्चे, पढ़े लिखे घरों के बच्चे, जिन्होंने भूख देखी ना अफलास देखे, कराची के महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब ऐसा जुर्म करते हैं तो फिर क्या बात अखज़ की जाए इससे? ये एक इंटरनेशनल जो है वो है जिसको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, वो बच्चे जो अंडर एज होते हैं। अब यहाँ जो बात की गई है ये एक बहुत बड़ा मौजू है, 2 व्हीलर्स का, पाकिस्तान और खासतौर पे कराची। अब जब कराची की हम बात करते हैं तो ये अर्बन सिंध का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और कराची में वैसे भी एक तो ओवर पॉपुलेशन है, आपने देखा है क्राइम रेट, सब किसी भी जुर्म की बात कीजिए आपको कराची उसमें हाईएस्ट पे मिलेगा। तो इसी तरह से क्योंकि तादाद भी बहुत ज्यादा 2 व्हीलर्स की है, इस वक्त जो 2 बातें हैं, एक तो ये है कि 2 व्हीलर्स जो है वो बहुत ज्यादा चोरी होते हैं, लेकिन आपका जो सवाल है कि ये बच्चे, और ये बहुत ही खतरनाक बात है कि वो बच्चे जिनका खाते पीते घरानों से ताल्लुक है, यानी माशी मसाइल उनके पास मौजूद नहीं है, बाज़ दफा फॉर फन, ओनली इंजॉयमेंट करने के लिए या सिर्फ मजे के लिए। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आपने कहा, माँ बाप बच्चों को अच्छे स्कूलों में तो भेज देते हैं, नौकरों के हवाले कर देते हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत, अब ये हमेशा हम इससे बात करते रहे हैं, तो एक तालीम होती है, एक तरबियत है। पाकिस्तानी माशरे में और ख़ासतौर पे ये जो अर्बन सोसाइटी है, हम एक ग्लोबल विलेज में दाखिल हो रहे हैं। ये मसाइल जो वो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, UK में भी है, USA में भी है कि टीनेजर्स बच्चे, चाहे वो ड्रग्स की बात की जाए, चाहे वो थेफ्ट की बात की जाए, इवन हीनियस क्राइम आपने देखा है कि बच्चों ने किलिंग भी की है, और बहुत बड़ा सीरियल किलिंग की है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके वालिदैन की है कि वालिदैन, जब मैं एक जुमला कहता हूँ, जब एक बच्चा आप पैदा करते हैं तो वो बच्चा आपकी सारी जिंदगी जिम्मेदारी बनता है, और खासतौर पर वो बच्चा जब तक बालिग न हो जाए, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसकी तरबियत की जाए। अब जहाँ अच्छे और बुरे का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, बच्चों के हाथ में जब वो मोबाइल दे दिए जाएं, आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा जब रोता है तो माँ उसको कार्टून लगा के दे देती है। आपने बहुत सी महफिलों में देखा होगा कि बहुत नन्हे से बच्चे, जो 2 साल 2.5 साल के बच्चों को, मेरी ये स्टडी है कि उनकी वालिदैन और खासतौर पर वालिदा जो है चुप कराने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे देती है। ऐसे ही है। अब ये वो मोबाइल है जो उसको तरीके सिखाता है, वो बच्चा कार्टून के बाद उन मूवीज पे चला जाता है, इसका एक्सेस जो है इंटरनेट डॉक्टर साहब, इन केसेस में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अब ये चोरी हो रही है, ये बच्चे चोरी करते हैं और एक के बाद एक बाइक चोरी करते हैं। अब जाहिर है कि एक आम आदमी के लिए तो ये आसान काम नहीं है, और खासतौर पर बच्चों के लिए तो इंतहाई मुश्किल। तो ये कहाँ से, ये तरीके कहाँ से आपके ख्याल में इनको आते होंगे? देखिए, एक तो ये दोस्तों से, कंपनी है, यानी एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता है, और बच्चों का जो सीखने का अमल है, इसमें इसके जो क्लासमेट, उसके जो है वो, जिसको हम ये कह लें कि उसके जो हम उम्र बच्चे होते हैं, जो पीयर ग्रुप होता है। लेकिन आजकल जो सीखने का सबसे बड़ा तरीका है, वो आपने देखा है, वो जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसको हम मोबाइल फोन कह लें या इंटरनेट कह लें, ये बच्चे बड़े शार्प होते हैं। बिल्कुल। आपने देखा कि हमें, मुझे अभी भी अब इस मोबाइल पे आने के लिए, डॉक्टर साहब, अब जो बच्चों के हीरोज में, जैसे हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली जो हमारी वेब सीरीज भी आती है, जो बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, जैसे मनी हाइस्ट होगी, इस तरह की बहुत सारी चीजें जिसमें आपको सिखाया जाता है और बताया जाता है कि आप कितने कूल हैं, आप जितने अच्छे आइडिया के साथ हैं किसी भी चोरी के वाले से, तो बच्चे वो भी सीखते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए बताइएगा कि कौन सी ऐसी पोजीशन आ जाती है जहाँ पे उनको पता चल जाना चाहिए कि हाँ, हमारा बच्चा किसी गलत सरगर्मी में जो है वो मुलविस है, देयर समथिंग रॉन्ग, या तो हमारा बच्चा मुनशियात ना ले रहा हो जिसकी वजह से चोरी चिकारी कर रहा हो। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वक्त है। आपके यहाँ एक बहुत बड़ा चेंज है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ
کہ ورکنگ وومن کی تعداد بڑھی, یعنی کام کرنے والی خواتین جو ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جو پڑھی لکھی خواتین ہیں, پوسٹ ایئرز کی بھی ہیں, وہ بھی پارٹ ٹائم یا ہاف ڈے کام کرتی ہیں. بچوں کو ایک تو نوکروں کے حوالے کیا جاتا ہے, ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ان کے معاشی مسائل ہم نے حل کر دیے, ان کو اچھا روم دے دیا, اچھی گاڑی پک اینڈ ڈراپ کے لیے دی, اچھے اسکول میں داخل کرا دیا. مجھے شاید نیٹ کا مسئلہ ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ ان ماں باپ کو وقت دینا پڑے گا, اور خاص طور پہ والدہ کو. یہ بچوں کی جو بہت ضروری ہے, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فتح محمد برفت صاحب, اور بڑی اہم انہوں نے بات کی کہ جناب تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت نہ ہو تو فائدہ کچھ نہیں. بچوں کو آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں لیکن نوکروں کے حوالے کر رہے ہیں, اس کا بھی فائدہ کچھ نہیں. بالکل جی, اس حوالے سے نذیر نے جتنے بھی تمام تر فیکٹس اینڈ فگرز اس حوالے سے آگاہ کیا, اور جتنی ابھی تک چوری چکاری ہو چکی ہے اس حوالے سے نذیر نے ہمیں بڑی ڈیٹیل میں جی ایک مزید بات کہوں گا, یہ جو چھوٹے بچے تھے نہ یہ موٹر سائیکل کو اس طریقے سے انلاک کر سکتے ہیں, تو اس میں شیئرنگ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو 5 موٹر سائیکلیں بھی ان بچوں نے چرائی ہوں گی ان کے لاک بھی نہیں ہوں گے اور وہ آسانی سے سٹارٹ بھی ہو جاتی ہوگی. اور دوسرا آخری بات یہ کہ اپڈیٹ مزید یہ بھی ہے کہ کراچی میں جتنی بھی موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں ان میں 80% ڈرگ ایڈکٹ یعنی کہ منشیات کی عادی افراد ہیں جو چند ہزار روپے میں موٹر سائیکلیں فروخت کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں, یہ ایس پی صاحب بھی بات کر رہے تھے, دوسرا یہ کہ ان بچوں کے لیے تو یہ کوئی ایڈونچر ہوگا, یہ بعد میں اس کو جا کے فلانٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے بچپن میں بائک چرائی تھی. لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں, کسی کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہے, لوگوں نے پیسے جوڑ کے کمیٹیاں ڈال کے اپنے لیے ایک سواری خریدی ہوتی ہے جس کو آپ اپنے فن کے لیے ایسے چوری کر کے بعد میں کہیں بھی چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ آپ کتنا بڑا مطلب گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. آپ سوسائٹی کا بھی ایک رول ہونا چاہیے کہ آپ اپنے محلے کے حوالے سے واقف ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس فلاں گاڑی ہے, اگر کوئی گاڑی یا بائک آپ دیکھتے ہیں جو کہ ان اٹینڈنٹ ہے, جو کوئی چلا نہیں رہا اور 1 یا 2 دن سے کھڑی ہے, تو آپ فوراً پولیس کو رپورٹ کریں, AVLC کو رپورٹ کریں تاکہ وہ وہاں سے ہٹائی جا سکے. کوئی بھی واردات اگر ایسی ہوتی ہے تو اس کو آپ بھی روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. چلے جی, یہ تو ہماری کراچی کے والے سے بات ہوگی. اب ذرا ہم راول پنڈی کا رخ کرتے ہیں, اور راول پنڈی میں جناب ایک عجیب و غریب نوعیت کا واقعہ وہاں پر ہوا یہ کہ سوشل میڈیا پہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر لوگ آ کے اپنا دکھا رو دیتے ہیں, چاہے اپنے پیاروں میں کوئی بات نہیں بتاتے کہ جی ہم کسی مشکل سے گزر رہے ہیں, کوئی ٹف ٹائم اگر دیکھنے ہو تو ہم یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی دوست کو کال کریں یا اپنے پیرنٹ سے بات کریں, ہم اس کو سوشل میڈیا پہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. بالکل یس, ہم اس کو کمیونیکیٹ نہیں کرتے, اور ہم ٹویٹر پہ ٹویٹ کرنے کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. مے بی شاید ہم اپنے گھر والوں پہ یقین نہیں ہوتا, ہم لوگوں سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, فیلنگ ڈپریسڈ یا پریشانی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے, ہم اپنے دوستوں سے بھی کمیونیکیٹ نہیں کرتے, اور وجہ اس کی یہی ہے. آپ ذرا سوچیں مدیہ, جب آپ اپنے کسی دوست سے رابطے میں نہ ہوں اور آپ سوشل میڈیا پر اس کی ویل بینگ کے حوالے سے آگاہ ہوں کہ فیس بک پہ وہ اسٹیٹس ڈال رہی ہے یا کسی اور اس پہ, تو جناب اس پہ آپ سوچئے نا کہ آپ کو آئیڈیا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے, مجھے اس سے بات کیا ضرورت ہے. بالکل, اور میں بھی ایسا بھی ہوتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے اپنے دکھڑے کسی کے سامنے روئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آگے جا کے گوسپ کرے. خیر, لیکن راول پنڈی میں ایک ایسے ہی سوشل میڈیا کے صارف نے ٹویٹر پہ لکھا کہ وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے, وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے, لیکن بڑے زبردست طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا. کیسے ڈیل کیا گیا, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. جی جناب, تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, اپنی بات شیئر نہیں کر پاتے, اپنے احساسات ڈسکس نہیں کر پاتے, جو چیز انہیں پریشان کر رہی ہوتی ہے. اور دیکھیں, ایک لاوا ہوتا ہے آپ کے دماغ میں آپ کی پریشانیوں سے متعلق, اور جب آپ وہ صحیح ٹائم پہ اس کو آپ ریلیز نہیں کرتے اپنی سٹریس, تو پھر وہ لاوا جب ابلتا ہے تو آپ کوئی بھی ریش ڈیسیجن اس وقت لے سکتے ہیں. بالکل جی, وہ آپ کو بادر کرنے لگ جاتا ہے, اور ایسا ہوا ہے راول پنڈی میں. ایک نوجوان نے بیسکلی ٹویٹر پہ ایک تھریڈ پوسٹ کیا جس میں اس نے بتایا کہ وہ کس قدر اپنی زندگی سے تنگ ہے. اس نے لکھا کہ وہ خودکشی کرنے والا ہے اور اب اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے, اور اس کے انہی الفاظ نے سوشل میڈیا پر بالکل تہلکہ مچا دیا. اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ سرگرم صارفین جو ہیں وہ فوری طور پہ الرٹ ہوئے, اور انہوں نے نوجوان کے تھریڈ کا نوٹس لیا اور اپنی ٹویٹس کے ذریعے اس سے مسلسل رابطے میں رہے, اس کو انگیج کیے رکھا. اور ساتھ میں پھر انہوں نے ایک اور اہم کام یہ کیا کہ انہوں نے راول پنڈی پولیس کو بھی انگیج کرنا شروع کر دیا, اور ساتھ میں ان کو بھی ٹیگ کرنا شروع کر دیا. دیکھیں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ ٹویٹر پر موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فوراً رپلائی بھی کرتے ہیں, ریئیکٹ بھی کرتے ہیں, اور پھر جو بھی مدد ان کی کرنی ہو تو جناب وہ اس میں اپنے فوراً ہاتھ بٹاتے ہیں. اور کسی کی زندگی بچانا, آپ نے ایک زندگی بچائی تو آپ سمجھیں گے آپ نے 100 زندگیاں بچائی, پوری انسانیت کو آپ نے بچایا, تو دس از ویری امپورٹنٹ. تو اس وقت اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ ہیں یہ DC اسلام آباد ٹاسک فورس ایاب احمد. تو ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم ایاب, اینڈ ویری گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, आई एम वेल। अच्छा, तो ये जरा फरमाइएगा कि ये जो खबर थी इनिशियली ट्विटर पर किसी ने पोस्ट की और उसके बाद आप तक ये खबर कितनी देर में पहुंची और आपका रिएक्शन क्या था उस पर, क्या हुआ मामला बताइए जरा। ये इस तरह से हुआ बेसिकली कि जो इन्होंने जो ट्वीट पोस्ट की थी उसके राइट आफ्टर 40 मिनट्स जो हैं वो हम लोग टैग होना शुरू हो गए। हम लोगों को बेसिकली हम लोगों ने मैकेनिज्म ऐसे बनाया हुआ है इस्लामाबाद में कि इस्लामाबाद के किसी भी शहरी को अगर कोई इशू होता है तो वो फ़ौरन से मतलब हमारा डीसी इस्लामाबाद और उनकी पूरी टीम को टैग करना शुरू हो जाता है। इशू ये पिंडी का था, लेकिन ऑब्वियसली ये ट्रेस आउट हो चुका था कि इशू पिंडी का है, तो हमने खैर उसको मजीद ट्रेस आउट करा के तो हमने अपने फ़ौरन से रावलपिंडी पुलिस को टैग भी किया, उनसे बात भी की, और इस पे आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द सीपीओ रावलपिंडी और आरपीओ रावलपिंडी दोनों को कि जिन्होंने इसी मैकेनिज्म के तहत वो भी काम करें बड़ा अच्छे तरीके से, कि जिन्होंने फौरन इस पर एक्शन लेते हुए उसको ट्रेस आउट करके उनको फौरन अरेस्ट किया। अरेस्ट इन अ सेंस कि मतलब उन तक पुलिस पहुंची है और उनको पकड़ा। तो वाकई ही में वो डिप्रेशन में था, और डिप्रेशन में इतना था कि वो वाकई उसने जो सुसाइड नोट लिखा था कि आई एम गोना कमिट द सुसाइड टुमारो, और वो वाकई कल खुदकुशी करने वाला था। अब इस पे देखें एक और चीज जैसे भी आपने बोला कि आप ज़ुहैब तक पहुंच गए और बड़ी जबरदस्त आप लोगों का भी रिस्पांस टाइम अच्छा था कि आप उस तक पहुंच गए, और उसने भी एक तरीके से पहले हेल्प के लिए आवाज दी, क्योंकि उसका फौरन खुदकुशी वो करने नहीं जा रहा था, वो एक दिन के बाद ही खुदकुशी करने जा रहा था, लेकिन आप लोग उस तक पहुंच गए। डिस्ट्रेस कॉल, वो क्या अकेला था, तन्हाई का शिकार था, उसके घर में उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं था? देखिए ये अक्सर ऐसा ही होता है कि कुछ लोग ऑब्वियसली इनकी वो अपने इश्यूज रिवील नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से ये यहाँ तक नौबत आ जाती है कि सुसाइड तक जो है वो लड़कियाँ हों या लड़के हों दोनों पहुँच जाते हैं। हम लोगों ने इस्लामाबाद में अक्सर ये केसेस देखे हैं। इसका इशू ये होता है बेसिकली कि कोई शेयर करने वाला नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर लड़कों के हवाले से बात की जाए तो ऑब्वियसली मोस्टली ये होता है कि कोई फैमिली इशूज़ हो गए या कोई शादी के बाद के इश्यूज हो गए, इस तरह के इश्यूज हो गए जिसकी वजह से वो इस चीज को किसी से डिस्कस ही नहीं कर पाते, उनकी लाइफ में कोई ऐसा होता ही नहीं है या वो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे होते, और वो नौबत इतने पहुंच जाती है कि वो अंदर आपके बनते चीज वो सुसाइड तक पहुंच जाती है। अब लड़कियों के केसेस में यही है कि वो जिस तरह से अब रेप अवेयरनेस हर जगह फैलाई जा रही है, उसी में ये होता है कि अब हैरासमेंट हो गई या उस रेप अटेम्प्ट हो गया, कोई ऐसा हो गया तो लड़कियों को चाहिए कि वो या ब्लैकमेलिंग की चीज हो जाए, तो उसमें हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं। इस्लामाबाद में जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट भी अभी बनाया गया है, वो इसी मकसद के लिए बनाया गया कि बेसिकली अगर इस तरह का कोई वाकया आपके साथ हुआ है तो वहां पे फीमेल लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, वहां पे साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे आके मिले, आपकी आइडेंटिटी नहीं रिवील होगी, और जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो माशरे का नासूर बन चुके हैं ऐसे लोग, उन लोगों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, आपकी आइडेंटिटी नहीं रिवील होने देंगे। ये बताइएगा, तो ये जो नौजवान जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका दर हकीकत जो है सिम्टम्स को ट्रीट करना तो एक अलग चीज़ है, कॉज क्या था, यानी कि इस वक्त तो चले जाके आपने बचा लिया, इस वक्त पुलिस भी पहुंच गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो मसाइल क्या थे जिसका उनको सामना था और उनके हल के लिए आगे का प्रोसेस क्या है? वो मैंने जैसे कि पहले भी बताया ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना कॉज रिवील पब्लिकली नहीं करना चाह रहे। उसका कॉज कुछ ऐसा था कि वो पब्लिकली अब इस चीज को नहीं रिवील करना चाह रहा। ऑब्वियसली पुलिस ने उससे पूछ लिया और उसने बता दिया कि क्या कॉज था, लेकिन उसने साथ ये भी ऑब्वियसली कहा कि मैं पब्लिकली इस चीज को नहीं रिवील करना चाह रहा। लेकिन फ्यूचर में इस चीज से कैसे बचा जाए, वो यही तरीका है कि आप लोग अपने कोई इर्द गिर्द देखें कि आप लोग किस पे ट्रस्ट करके किससे बात शेयर कर सकते हैं। आप चीजें शेयर करें, चीजें अंदर से निकालें, और जरूरी नहीं, देखें अब इस्लामाबाद की बात की जाए तो लोग हमारे तक क्यों रीच आउट करते हैं, लोगों को पता है कि एक तो हमारी आइडेंटिटी नहीं रिवील होगी और दूसरा कोई शहर का गॉसिप नहीं बन जाएगा ये बात हमसे शेयर करके। ये बात आपने बहुत अच्छी की है। आप लोग इसीलिए घबराते हैं, लोगों को होता है कि अगर हम अपना दुख दर्द किसी के सामने शेयर करेंगे तो वो गॉसिप बन जाएगा, लोग हमें उस पर जज करना शुरू कर देंगे, और जज करने की वजह से लोग अक्सर अपने घर वालों को भी चीजें नहीं बताते। अब ये बताएगा कि जिस लड़के को एक तरीके से आपने रेस्क्यू किया, आपकी उसकी फैमिली वालों से बात हुई? क्योंकि देखिए यहाँ पर फैमिली का भी किरदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैमिली इसको कहाँ निगलेक्ट करी थी जिसकी वजह से वो बेचारा इस जगह पे, इस नहज पे आके पहुंच गया। अच्छा, इसमें एक बड़ी स्ट्रेंज बात ये देखने को मिली कि उसी की जो ट्वीट जब वायरल हो रही थी तो उसी के दौरान एक और ट्वीट आई उसके भाई की। उसके भाई की ये ट्वीट थी जी कि आई एम विद हिम राइट नाउ, सो ही इज इन सेफ हैंड्स, ही इज ओके। अब जब पुलिस ने उसको रेस्क्यू किया जाके तो पता ये लगा कि वो भाई के साथ है ही नहीं, भाई ने झूठी ट्वीट की है। अब ये देखिए, ये मिस इन्फॉर्मेशन है बेसिकली। अब इस चीज पे भी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि अब एक केस वायरल हो रहा है, अगर इस तरह का कोई सुसाइड केस है वो वायरल हो रहा है, उसमें अगर कोई फैमिली मेंबर उठ के
के ये ट्वीट कर रहा है, अब ये जो बच्चा था जिसकी ये ट्वीट आई है रेस्क्यू, यानी कि बज़ाहिर उस ट्वीट के बाद होना ये था कि आप या कोई भी देख रहा होता तो वही सोचता कि लो जी मामला निमट गया, भाई इसके साथ मौजूद है, इसने ऐसा कुछ नहीं करना, मामला ठप। एग्जैक्टली और वो खुद बिल्कुल कर लेता। तो अब इसमें देखिए, अब इस बच्चे की एज थी जस्ट 15 ईयर, जो सुसाइड करने लगा था वो 15 साल का था। एक तरफ से जी मतलब बहुत इतनी छोटी एज, और इतनी छोटी एज में भी अगर माँ बाप का अपने बच्चे के साथ कोई ऐसा कांटेक्ट ना हो, ऐसे दोस्ती का रिलेशनशिप ना हो जहां पर बच्चा खुदकुशी करने जा रहा इसमें हो। एक सबसे मेजर पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें ऐसे कि बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं ये बात करूंगा कि बच्चियां जब बड़ी हो रही हैं उनको बताएं कि आजकल का माशरा किस तरफ जा रहा है, किस तरह के लोग इसमें नेगेटिविटीज क्या हैं, ताकि वो बचपन से ही इस चीज को सीखना शुरू कर दें कि हमने ऐसे लोगों से बचना कैसे, हमने अवेयर होना है, ताकि रवैये में तब्दीली लाने की जरूरत है, ताकि चाहे उनकी बेटी हो, उनका बेटा हो, उनके साथ जिंदगी में कुछ भी बुरा होता है, चाहे वो उनकी बेटी के साथ हरासमेंट का कोई वाकया हो, ब्लैकमेलिंग का कोई वाकया हो, या बेटे के साथ भी ऐसा हो, उनकी इतनी दोस्ती जरूर होनी चाहिए कि अपने बच्चे को उस दलदल से निकाल सके, ना सिर्फ के अपने बच्चे को अकेला वहां पे छोड़ दें। बहुत शुक्रिया जी, अयाब अहमद हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा जबरदस्त कारनामा था, लेकिन ये भी एड्रेस करने की जरूरत है अशफाक कि लोग क्यों बात नहीं कर पाते। देखिए मदिया, एक उसके अंदर रीजन ये भी होता है, आई कीप इट शॉर्ट, कि उसके अंदर जब आप कोई ऐसा शख्स तलाश करने से कासिर होते हैं कि जिसके ऊपर भरोसा कर सकें, और कल करा को फर्ज करें आपकी उसके साथ कोई लड़ाई हो गई या कोई ताल्लुकात खराब हुए तो वो पूरे मोहल्ले में बात ना फैला दे, तो ये एक बड़ी चीज होती है। जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है वो ऐसी सूरत हाल में होता है कि आपका किसी से फड्डा हुआ, आपने कहा ओहो उसके साथ ये मसाइल थे, तो फिर वो जनाब वो इश्यूज खराब हो जाते हैं। तो बहरहाल मदिया, ये है जून का महीना किस वजह से जाना जाता है? गर्मी की वजह से, गर्मी के हवाले से और बजट के हवाले से जी। तो बजट से कई तवक्कुआत होती हैं और उसके खदशात भी होते हैं। तो अपोजिशन की जानिब से जनाब बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हुकूमत को, और जो एक शरह नमू के हवाले से जो फिगर्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, उसको तस्लीम करने से वो सरासर इनकारी है। बिल्कुल जी, और जो स्पेसिफिकली हमने ये भी देखा कि मरकजी बैंक और दीगर ज़राए ये कहते हैं कि शरह-ए-नमू 4% के करीब है, तो अपोजिशन कहती नहीं भी ऐसी बात नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जी अगले बरस मजीद बढ़ने का भी कभी इम्कान है, यानी कि अगले बरस हो सकता है कि ये 5 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो तो खैर कमाल ही हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि नून लीग के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना, वो ख़राब मुआशी हालात और महंगाई पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने हुकूमत पर शदीद तनकीद भी की। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। पहले तो 17% महीने में महंगाई हो रही है, पिछले साल से पिछले महीने 21% हुई है, तो गरीब का क्या होगा? जो अफराद ज़र है 2 साल से वो 10% से नीचे किसी महीने नहीं गया है। जितना फॉरेन कर्जा इन्होंने बढ़ाया है, बैरूनी कर्जा बढ़ाया है, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और इसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी जो टॉफ़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री है उसने गुज़िश्ता साल के निस्बत दुगना मुनाफा कमाया जो 35 करोड़ रुपए है। क्या ये ख़राब मुआशी सूरत हाल है? जिस पर मरियम औरंगजेब का अचानक रद्द अमल में कहना था कि ये कैसा सवाल है। मिफ्ता इस्माइल का रिएक्शन क्या था, आप खुद देखिए। आप अपनी हुकूमत की तारीफें कर रहे हैं सर, अगर इलेक्शन में नॉर्मली जीते तो लोगों के सामने आप होंगे या असम्बली साहब होंगे, कैंडीलैंड का नफा या नुकसान बढ़ गया या नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब कल एक बहुत ही अहम केस की समाअत हुई, बहुत सारी दरखास्तें वापस भी ली गई। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का केस भी सुप्रीम कोर्ट ने कल निपटा दिया और शहबाज शरीफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को दौरान समाअत बताया कि तौहीन अदालत दरखास्त की पैरवी वो नहीं चाहते। हुकूमत और शहबाज शरीफ के दरमियान ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं, क्योंकि एक तरफ से अटॉर्नी जनरल ने भी अपनी दरखास्त वापस ले ली, दूसरी जानिब उन्होंने भी तौहीन अदालत की जो दरखास्त की थी वो भी वापस ले ली नून लीग ने। बिल्कुल, क्या खिचड़ी पक रही है और क्या वजूहात हैं। और जनाब वैसे तो हेड ऑन कोलिजन होता है और यहाँ पर मामलात अदालत के बाहर तय पा रहे हैं। तो बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए वजीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ बराए साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फर्रुख साहब, बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो जनाब कहा यह जा रहा है कि जो नंबर्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से मौशी तरक्की के हवाले से, ये जो है नंबर्स ठीक नहीं हैं, इनको एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बात ये है कि हमारी जितनी भी ग्रोथ है ये सस्टेनेबल ग्रोथ है और ये वो ग्रोथ है जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड जो है वो हुई है। और इसका एक बेहतरीन अंदाज़ ये होता है कि अगर आपको फिगर्स के ऊपर किसी को कोई शक है
تو وہ جو اس کے بینیفیشریز ہیں آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں, ان کو دیکھیں. اگر آپ ایکسپورٹس میں 13% اضافہ ہوا ہے تو آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر سے چیک کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی ایکسپورٹس میں کیسے اضافہ ہوا اور حکومت نے کیا کیا اقدامات لیے. آپ رائس ایکسپورٹس والوں سے بات کریں, آپ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹس والوں سے بات کریں, تو وہ آپ کو تمام چیزیں بتائیں گے کہ وہاں پر ان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا. جہاں تک رہے گی بات یہ مفتاح اسماعیل ٹائپ کے جو رستو ہیں جن کی اپنی حکومت کے دوران ان کا پروفٹ 35 کروڑ تھا اور اب ہو گیا ہے 1.5 ارب روپیہ, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری فیکٹری کا ملک کی اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مفتاح صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کی فیکٹری پاکستان کے علاوہ کسی اور سیارے کے اوپر ہے, کہیں مریخ کے اوپر تو نہیں لگی ہوئی, وہاں پر کوئی ایلینز تو نہیں ان کی گولیاں ٹافیاں کھا رہے جو ان کی فیکٹری کی جو ہے وہ سیلز بڑھ گئیں اور سیلز کے بعد ان کے پروفٹ کے اندر اضافہ ہو گیا. بنیادی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو یہ میں نہ مانوں کی پالیسیز کے اوپر چلے ہوئے ہیں وہ تو سب لوگ جو اس کے بینیفیشریز ہیں, چاہے آپ کسان ہیں, ایگریکلچر گروتھ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 22% گنے کی گروتھ میں اضافہ ہوا, 13% آپ کی رائس کی گروتھ میں اضافہ ہوا, بمپر کراپ جو ہے وہ گندم کے اندر ہوئی اور ریکارڈ 500 ارب روپیہ اضافی جو ہے وہ گندم کے کاشتکار کو جو ہے وہ ملا ہے, اور مکئی جو چھلی ہے ہماری 7.1% لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود جن بمپر کراپس کی جیسے فاروق صاحب آپ بات کر رہے ہیں نا, ان تمام تر چیزوں کی پرائسز لوگوں کے لیے, کسان تو چلے گئے آپ جو کہہ رہے ہیں خوشحال ہے, لیکن لوگوں کو اگر بمپر کراپ ہوتی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی جو پرائس ہے وہ کم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن سم ہاؤ پرائس ہم نے دیکھا چینی کی پرائس بڑی, گندم کی آپ بات کریں گندم کی پرائس بڑی. اچھا مجھے ویسے یہ بتائے گا, جیسے ابھی شرح نمو پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم میں تو اب اتحادی نہیں ہے, لیکن دونوں مل کے مسلسل حکومت کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ کو یاد انہوں نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ جی کوئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, آرگیومنٹ ہونا چاہیے, پھر ہم بات کریں گے کہ جی ملک کی اکانومی کہاں جا رہی ہے. آپ لوگوں نے بھی ان کو بار بار دعوت دی, تو مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی جواب آیا کہ ہاں جی مفتاح اسماعیل صاحب کو بھیجتے ہیں, 2-3 اور وہ اپنے بڑے اکانومسٹ کو بھیجتے ہیں, کوئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے ملک کی اکانومی پر؟ نہیں دیکھیں, وہ جب ٹائم آتا ہے ڈیبیٹ کا دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. اسحاق ڈار بھی ملک سے باہر بھاگے ہوئے, یہ بھی بھاگے ہوئے, ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. یہ صرف جی بریگیڈ ہے, ان کا کام ہے جھوٹ پھیلانا اور نمبرز کو جو ہے وہ فج کرنا. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ایک اٹانومس ادارہ ہے اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو میتھڈالوجی ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. 26 ایجنسیز ہیں جو اس کے اندر ڈیٹا انٹر کرتے ہیں, جس میں 24 کے قریب ڈفرینٹ سب سیکٹرز ہیں. لہذا یہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے, یہ اسحاق ڈار والا سسٹم نہیں ہے جس میں جو ہے وہ ایک اسٹیٹسٹیکل ڈویژن ہوتا تھا جو فائنانس منسٹری کے انڈر ہوتا تھا. وہ چیزیں اس کے ساتھ منسلک نہیں ہیں. لیکن جو بنیادی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہتری نظر آ رہی ہے, وہ آپ دیکھیں کہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. جو ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہے 11 ماہ کے اندر 4170 ارب روپیہ ایف بی آر نے جو ہے وہ جمع کیا, جس کے اندر کوئی نیا ٹیکس لگایا نہیں گیا تھا, کوئی سیلز ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا, بلکہ بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کی بڑی, اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوا. آپ کی کسٹمز ڈیوٹی میں 18% اضافہ, سیلز ٹیکس کلیکشن میں 28% اضافہ, آپ کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں 11.5% اضافہ, 3 لاکھ نئے ایکٹیو ٹیکس فائلرز شامل ہوئے. ان 3 لاکھ جو ایکسٹرا جو 3 لاکھ جو زائد ٹیکس فائلرز آئے ہیں انہوں نے پہلے 32 ارب روپیہ جمع ہو رہا تھا, 52 ارب روپیہ چلیں جی, زبردست, اچھی بات, بہت اچھی بات ہے کہ حکومت اپنے معاشی اہداف کو پورا کرے, لیکن آئی ایم شیور کہ یہ جو ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جس کی بات کی جاتی ہے کہ وہ عام آدمی کی زندگی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں. اور ظاہر ہے کہ یا تو ریٹس اگر نہیں کم کیے جا سکتے تو ان کی پرچیزنگ پاور کو حکومت بڑھائے. بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, وزیر مملکت برائے اطلاعات ہم سے بات کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. جناب اور ساتھ میں کیونکہ اب دیکھیں وقت آپ سے اجازت لینے کا ہو گیا, تو جاتے جاتے وسیم اکرم کنگ آف سوئنگ اور جناب کمالی کھلاڑی, میرے خیال سے دنیا کرکٹ میں اتنا بڑا لیجنڈ نہیں آ سکتا, تو آج ان کی 55ویں سالگرہ ہے. جناب ماشاءاللہ, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سر. اور آپ نے بڑا پاکستان کا نام روشن کیا اور اپنی بالنگ سے کیا وکٹیں کھڑکائیں اور کیا بالنگ ہوتی تھی, کیا باؤنسرز ہوتے تھے, کیا یارکرز ہوتے تھے, ورائٹی جو ہے وہ ختم تھی وسیم اکرم پر. اور جی آپ دیکھیں کتنا کراچی کے ان کے کوچ ہیں, مطلب صدر آپ ساتھ میں یہ دیکھیں ان کو, آئی مین ورسٹائل کتنے ہیں, چاہے وہ ان کی پرسنالٹی کی بات ہو, ہی از لائک بڑے وہ فیشن کے جیسے بڑے فیشن آئیکن بھی ہیں,
अब कमेंटेटर ही इज द Exactly. बेस्ट, इनका वेट जो है वो कमाल है। और Weight साथ में बहुत आपको है। मजे की बात बताऊं, एक फिटनेस के हवाले से भी इनको देखा जाए ना तो हम इनको आइडलाइज कर सकते हैं। बचपन में यू रिमेंबर इनका एक ऐड आता था जिसमें इनको था कि इनको डायबिटीज थी, पर उसके बावजूद उसके बावजूद देखें अपने आप को फिट रखा, एक लाइफस्टाइल मेंटेन किया, Diabetes और is not आज भी ज़ाहिर है रोल मॉडल हैं बहुत से नौजवान आने वाले क्रिकेटर्स के लिए। उनकी टो ब्रेकिंग यॉर्कर्स हों या उनके जो बाउंसर्स हों, जो बल्लेबाज उनसे परेशान। और आप सोचें कि इतने शॉर्ट रन अप के साथ शोएब अख्तर माशाल्लाह दुनिया के तेज तरीन बॉलर, लेकिन दूर से भागते हुए आके बॉल कराते थे बिकॉज ज़ाहिर है एनर्जी लगती है। लेकिन वसीम अकरम एक शॉर्ट रन अप से एनर्जेटिकली बॉल करते थे और बॉलर बेचारा बल्लेबाज जो है ना उसकी गिल्लियां उड़ जाती थी, उसको पता ही नहीं चलता था। समय चेंज करते थे। साथ में जनाब एक तो आपकी और मजे की बात बताऊं, एक पंजाबी वो और आप गोश्त ना खाने वाले तो बड़ी अजीब बात है, ये वेजिटेरियन भी हो गए। देखिए हमें कितना पता है आपका। और जनाब ये और इनकी वाइफ शनेरा बिल्कुल माहौल की तब्दीली के लिए बड़ी कोशिश है। सीव्यू के हवाले से आप देखते होंगे कि अक्सर वो वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं, अगर कचरा पड़ा होता है तो उस पर बहुत परेशान होते हैं कि जनाब ये सफाई होनी चाहिए। और मुल्क की सफाई के लिए, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, क्रिकेट के फरोग के लिए बहुत कोशिशें हैं। आपको पता है अक्सर तो सीव्यू की सफाई इस वजह से होती थी क्योंकि ये जाते थे वीडियो बना, उसके बाद सीव्यू की सफाई होती थी, तो इसका सेहरा भी इनको ही जाता है। तो अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, ऐसे ही शादाबाद रखे और ऐसे ही तगड़ा रखे, और आप ऐसे ही फिर अपनी कमेंट्री के जरिए हमें महसूस करते रहें। जी बिल्कुल। और अब जनाब प्रोग्राम से जो आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कहला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया।